नमस्कार, आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता। मेरा नाम शार्दुल है और न्यूज़ लॉन्ड्री के साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस हफ्ते आपके पसंदीदा होस्ट अतुल फील्ड में हैं, तो आपको फिर से मुझे झेलना पड़ेगा और हमारे साथ ऑनलाइन दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं पहले सभी का परिचय करा देता हूँ। स्टूडियो में मेरे साथी अवधेश हैं। हेलो अवधेश। हाय, नमस्कार। और ऑनलाइन हमसे जुड़ रही हैं दो पत्रकार। पहली हैं उनमें प्रियंका दुबे। प्रियंका बीबीसी की द्विभाषी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बाइलिंगुअल, और वो इससे पहले तहलका में भी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट रह चुकी हैं और उन्होंने नो नेशन फॉर विमेन, रिपोर्टाज ऑन रेप फ्रॉम इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये किताब भी लिखी है। तो प्रियंका, चर्चा में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। दूसरे हमारी मेहमान हैं काजल अय्यर। काजल इस समय स्वतंत्र पत्रकार हैं और वो मीडिया और राजनीतिक मामलों पर नज़र रखती हैं। इससे पहले वो मुंबई ब्यूरो की हेड भी रह चुकी हैं, टाइम्स नाउ की ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म में। तो काजल, आपका भी स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। न्यूज़ लॉन्ड्री की वेबसाइट पर न्यूज़ेबल और ऐप पर भी ये अब आपको मिल जाएगा। ये एक्सेसिबिलिटी से जुड़ा हुआ है कि अलग अलग कई बार विकलांगता होती है देखने की या सुनने की, तो उसके हिसाब से लोग आमतौर पे वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते। तो न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपनी वेबसाइट और ऐप को इस तरह से डिज़ाइन किया है और अब वो लॉन्च हो गया है। न्यूज़ेबल उसका नाम है कि आप उसमें बहुत तरह की चीज़ें ऐसी पाएंगे जिससे किसी के अंदर कुछ साधारण जो कंटेंट आपको वेबसाइट पर दिखता है उसको कंज्यूम करने में कुछ दिक्कत आती है, तो वो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं, जैसे कि कीबोर्ड का नेविगेशन हो गया। डिसलेक्सिक हैं अगर आप, तो कुछ तरह के फ़ॉन्ट, डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, कुछ तरह के फ़ॉन्ट ऐसे हैं जो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। रीडर मोड है, हर चीज़ का ट्रांसक्रिप्ट भी अवेलेबल है और सबटाइटल भी हैं और टेक्स्ट टू स्पीच भी अवेलेबल है काफ़ी हद तक। और हम उसको लगातार इम्प्रूव भी करना, जैसे कलर ब्लाइंड अगर आप हैं तो उनके लिए अलग से देखने का तरीका, जिससे आपको सब चीज़ें ठीक से दिखाई दें। और ये फीचर हम लगातार फीडबैक आने के साथ अपडेट भी करते रहेंगे, तो ये एक बड़ा गर्व है मुझे। और हमारी पूरी वेबसाइट की बैकएंड टीम और चित्रांशु उसको सब देखते हैं, उन सब मैं बहुत आभारी हूँ, ऐसा करते हैं। तो आप देखिए, आप अपना फीडबैक भी भेज सकते हैं उस पर, इससे रिलेटेड subscription@न्यूज़ लॉन्ड्री पर। आपको कोई चीज़ कमी दिखती है, कोई चीज़ गड़बड़ कर रही है, या आप कुछ और सलाह भी देना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ। ये प्रेस फ्रीडम वीक भी है ये हफ्ता, तो हमारे इलेक्शन फंड आप सभी ने भर दिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ लॉन्ड्री का एक ऑफ़र है कि आप हम दोनों का, द न्यूज़ मिनट और न्यूज़ लॉन्ड्री का 7 सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इस हफ्ते में अगर आप ऐसा लेंगे वो 7 सब्सक्रिप्शन जॉइंट, तो एक के साथ वो एक फ्री है। और ये शुरू के 500 सब्सक्राइबर्स के साथ ही ऐसा होगा इस हफ्ते में, तो आप वो ऑफ़र भी उठा सकते हैं। तीसरा, न्यूयॉर्क में 10 मई को हमारी एक सब्सक्राइबर मीट होने वाली है। उसमें जैसे मैंने बताया न्यूज़ लॉन्ड्री के चित्रांशु रहेंगे और द न्यूज़ मिनट के जो CEO हैं विघ्नेश, वो भी वहाँ पर रहेंगे। और हम अपनी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी जो होते हैं, प्रोडक्ट हेड हैं चित्रांशु, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी आने वाले महीनों में हम क्या करेंगे वो सब डिस्कस करेंगे। तो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप subscription@newslaundry.com वहाँ पर ईमेल भेज सकते हैं। टाइटल में ज़रूर डाल दीजिएगा न्यूयॉर्क मीट वाला, क्योंकि ईमेल्स काफ़ी आती हैं और आप उसको अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें चिट्ठियाँ मुझे बड़ी खुशी है कि इस हफ्ते काफ़ी सारे पत्र हैं और ऐसे भेजते रहिए। हमें एडजस्ट करना पड़े, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, समय के मामले में या प्रोडक्शन के मामले में, लेकिन आप पत्र भेजते रहिए। www.newslaundry.com/podcast-letters, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं podcasts@newslaundry.com और सब्जेक्ट में चर्चा लिखना ना भूलें, जिससे कि हमें आसानी हो आपकी ईमेल ढूंढने में और लाने में। इस हफ्ते की खास सुर्खियां मैं पढ़ देता हूं। अवधेश मेरे साथ हैं, अगर उन्हें कुछ एक आध जोड़नी हो तो वो भी जोड़ सकते हैं। तो इस हफ्ते की हमारी पहली सुर्खी, हमारा बातचीत का मुख्य विषय भी है, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते और हसन लोकसभा सीट से जो सांसद हैं प्रज्वल रेवन्ना, उनके खिलाफ
कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने लुकआउट नोटिस जारी किया। वो क्यों जारी किया? क्योंकि उनके ऊपर असंख्य महिलाओं के, मैं कोई नंबर नहीं दूंगा, नंबर अभी पक्का भी नहीं है, असंख्य महिलाओं का शारीरिक शोषण करने, जोर ज़बरदस्ती, केवल शारीरिक शोषण और यौन शोषण में ही नहीं, उनका वीडियो बनाने और उसके साथ अन्य तरह के गंभीर आरोप है। जैसे मैंने कहा, इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि ये मामला चुनावों के बीच खुला है तो ये और ज़्यादा गर्मा भी गया है। अगली सुर्खी दिल्ली से है। बुधवार को 1 मई को दिल्ली के करीब 50 स्कूलों में बम होने की सूचना मिली या चेतावनी मिली, धमकी भी कह सकते हैं क्योंकि वो ईमेल के जरिए आई थी। तो ये सारी धमकी ईमेल के जरिए आई थी और फटाफट इन स्कूलों को खाली कराया गया। उस पर अलग अलग एलजी की तरफ से और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना की तरफ से बयान भी आए। बम ढूंढने वाले, उन्हें निष्क्रिय वाले दस्ते वहाँ पहुँचे, उन्होंने तलाशी भी ली। अंततोगत्वा कोई बम नहीं मिला, लेकिन तब भी सब इस समय थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरते हुए हैं, चेते हुए हैं, क्योंकि चुनाव का सीज़न भी है। जो ईमेल आई थी उसमें जिक्र किया गया था कि ये एक तरह का जिहाद है, लेकिन अभी इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, किसी संगठन ने, और स्कूल एहतियात जैसा मैंने बताया बरत ही रहे हैं। अगली सुर्खी वैक्सीन से जुड़ी है। तो रविवार को द टेलीग्राफ, यूके वाला, उसने खबर छापी कि एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है, उसने पहली बार दस्तावेज़ों में ये बात स्वीकार करी कि उनकी जो कोविड वैक्सीन थी, जिसे भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना गया, से कुछ दुर्लभ मामलों में, रेयर मामलों में साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जिसमें टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम हो सकता है। थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम क्या होता है? उसमें आपकी प्लेटलेट काउंट घट जाती है और उसके साथ साथ ब्लड क्लॉट, रक्त के थक्के धमनियों में जाने का संभावना रहती है, लेकिन ये रेयर चांस है। ऐसा उन्होंने अदालत में जो दस्तावेज दाखिल किए वो इसलिए किया क्योंकि उनके ऊपर 50 से ज़्यादा मामलों ने क्लास एक्शन लॉसूट दाखिल किया गया है और लॉसूट का मेन मुद्दा यह है कि उन्हें वैक्सीन मिलने से किसी प्रकार की क्षति पहुंची। तो ये मामला विचाराधीन है, अभी और डिटेल आनी बाकी है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जो चिकित्सा विज्ञान को समझता है वो आपको बताएगा आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इस तथ्य को आप ध्यान में रखें इस केस के बारे में पढ़ते हुए। इस हफ्ते प्रधानमंत्री भी फिर से भाषणों की वजह से सुर्खियों में रहे और तेलंगाना की जहीराबाद लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि जब तक वह जिंदा रहेंगे, और मैं कोट कर रहा हूँ, जब तक वह जिंदा रहेंगे तो वे दलित, आदिवासियों और अन्य पिछड़ी जातियों का आरक्षण संप्रदाय के आधार पर मुसलमानों को नहीं मिलने देंगे। ये बात भारत के प्रधानमंत्री ने कही, और इसलिए क्योंकि अविभाजित आंध्र प्रदेश जो था तेलंगाना बनने से पहले 2004 और 9 में जो चुनाव हुए थे उसमें मुसलमानों को भी पिछड़ा वर्ग में लाकर उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति की वजह से आरक्षण का फायदा राज्य में दिया गया था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना में 26 जातियों को तो ओबीसी डिक्लेयर करने में देरी दिखाई है, लेकिन मुसलमानों को रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया। तो आप समझ ही सकते हैं प्रधानमंत्री कैसे प्रेम और सौहार्द का संदेश पूरे देश में दे रहे हैं। और अगली सुर्खी उत्तराखंड से। इतनी लंबी हफ्तों में अदालत के कड़े रुख के बाद उत्तराखंड की राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि के दिव्य फार्मेसी जो उनके ब्रांड है उसके 14 उत्पादों को बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया। अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हलफनामा भी दाखिल किया कि यह आदेश उसने बार बार नियमों का उल्लंघन करने की वजह से तुरंत लागू कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, दिव्य फार्मेसी, उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव के खिलाफ आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई है। अगली सुर्खी है चुनावों से ही जुड़ी हुई। इंदौर के अक्षय कांति बाम भी चुनावों की खबरों में जुड़ गए। उन्होंने इंदौर की लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से दाखिल किया था, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता बन गए और मध्य प्रदेश भाजपा के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उनका खुले दिल से हर्षपूर्ण स्वागत भी किया।
तो फिर से कांग्रेस के साथ एक और सीट पर ऐसा हो गया। पिछले हफ्ते आपको याद होगा सूरत में भी ऐसा हुआ था। और आखिरी सुर्खी मेरी तरफ से हमेशा की तरह पर्यावरण की है। इस हफ्ते सोमवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें बताया गया कि हिंद महासागर, इंडियन ओशन, उसका तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो बाकी महासागरों से ज्यादा है। और तापमान सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा, उसके बढ़ने की गति भी बहुत चिंताजनक है। रिपोर्ट ने कहा कि हर सैकड़ा यानी सदी या 100 साल के हिसाब से यह 1.7 से लेके 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ा है। और बढ़ने की दर को अगर आप समझना चाहें आने वाले समय के लिए, तो वो आने वाले दशकों में हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड के हिसाब से उतनी ऊर्जा समुद्र में बढ़ रही है जितनी हिरोशिमा का जो अणु बम था, एटॉमिक बम, उससे निकली थी। तो आपको ये बात डरा सकती है। और मैं केवल इतना कहूँगा कि आपको डरना भी चाहिए, अपनी सरकारों के पीछे पड़ना चाहिए। तो सुर्खियां यहाँ पे समाप्त होती है। एक दो सुर्खियां मैं बता देता हूँ, थोड़ा बताओ, जरूरी है ये जी। क्योंकि अमेठी और रायबरेली के इर्द गिर्द जो है राजनीति घूम रही थी काफी लंबे समय से। तो आज वो फाइनल हो गया है कि कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे। तो रायबरेली की लोकसभा सीट से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने, और अमेठी से केएल शर्मा जी, हाँ केएल शर्मा है जो सोनिया गांधी है उनके रायबरेली में उनके जो है वो पार्लियामेंट्री प्रभारी थे, हाँ प्रभारी थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। वहीं दूसरी एक और सुर्खी है, बीजेपी ने यूपी की कैसरगंज सीट से बहुत विवाद चल रहा था कि कौन उम्मीदवार होगा। तो यहाँ से जो सांसद हैं वर्तमान में ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे करण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो इस पर साक्षी जो मलिक हैं, जिन्होंने पूरे एक आंदोलन खड़ा किया था कि महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगाए थे, तो उन्होंने कहा कि देश की बेटियां हार गई हैं और ब्रजभूषण सिंह जीत गए हैं। तो क्योंकि एक परिवार को ही टिकट गया, उनसे हट के उनके बेटे को टिकट दे दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस पॉइंट का मतलब ये उस मुद्दे को तो मैं अपनी ये प्रज्वल रेवन्ना है, मेरे दिमाग में प्रसन्न आ रहा था, प्रज्वल की बातचीत में इस बात को मैं लाना चाहता था। पर आप अपनी आखिरी सुर्खी पढ़ें। हाँ, एक आखिरी सुर्खी है कि दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को निकाल दिया है। और ये उपराज्यपाल जो विनय कुमार हैं, उन्होंने तत्काल आदेश दिया है कि इनको यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि इनकी जो भर्तियां थी वो स्वाति मालीवाल के कार्यकाल में वो गैर क्या बोलते हैं उसको तरीके से उनको भर्ती किया गया था जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो बजाय उनको रेगुलर करने के उनको सबको एक साथ निकाल 223 संख्या बढ़ी है, उनको रेगुलराइज भी किया जा सकता था, पर मुद्दे से लगे रहना चाहिए। मैं अपने दोनों मेहमानों के पास पहले जाऊं, उससे पहले मैं बहुत छोटी सी रूपरेखा में बता देता हूं, जिससे कि बातचीत संदर्भ के साथ आगे बढ़ जाए। तो मैंने जैसे जिक्र किया, प्रज्वल रेवन्ना ये हैं एचडी देवेगौड़ा के पोते। एचडी रेवन्ना जो उनके बेटे हैं, उनके लड़के हैं ये, और ये हसन से सांसद हैं अभी भी और फिलहाल भी इन्हें टिकट मिला हुआ है। हासन गौड़ा परिवार की पारंपरिक सीट है, खानदानी सीट भी है। और ये मामला बाहर आया है भाजपा के देवराज गौड़ा के लाने पर, और वो इसमें एक ऐसे व्यक्ति विसल ब्लोअर की तरह निकलकर उभरे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद भी प्रज्वल के भुक्तभोगी हैं। उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था कुछ महीने पहले कि इस तरह के शोषण में एक जो विक्टिम है वो उनकी अपनी पत्नी भी है, उनका परिवार भी एक विक्टिम है। लेकिन तब ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया में सामने नहीं आई, मैं भी कहूँगा हमें भी पता नहीं चला। लेकिन अब ये बात बाहर आई है और उसमें पता चला कि उन्होंने भाजपा की कार्यकारिणी को टिकट बंटने से पहले पत्र लिखा लंबा, और जिसमें साफ साफ लिखा था कि हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए, इस व्यक्ति के ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं, क्योंकि ये आरोप पिछले साल मार्च से लेकर जून के आसपास तक बाहर आने शुरू हो गए थे। और इत्तफाकन देवराज गौड़ा रेवन्ना के ड्राइवर के वकील थे, और उसने कहा था ड्राइवर ने कि दिसंबर में कि उसकी पत्नी का भी प्रज्वल रेवन्ना और उनकी मां ने अपहरण किया है। तो ये एक बेसिक रूपरेखा है। अब पार्टियां दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। भाजपा कह रही है कि कानून व्यवस्था राज्य का कार्य क्षेत्र है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया, गैग ऑर्डर था, ये सारी बात अंदर खाने चल रही थी।
और स्वाभाविक सी बात है कि भाजपा का खुद का नेता ऐसा कह रहा है तो भाजपा के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं और लगने भी चाहिए कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दिया। एक छोटी सी बात और फिर मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। उनका परिवार कह रहा है इस बीच में, क्योंकि वो फरार है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, परिवार कह रहा है कि वो कुछ भागे नहीं है, ये तो एक प्री प्लान छुट्टी थी। लेकिन ये अजीब सी बात है कि एक सांसद पारिवारिक पार्टी का, जिसके को 3 ही सीट मिली हैं, वो चुनाव प्रचार के बीच में गायब हो जाए, क्योंकि चुनाव तो अभी चल रहे हैं, स्टेट में आधी सीटों पर अभी चुनाव हुए नहीं। तो ये एक पृष्ठभूमि है इस पूरे मामले की। मैं सबसे पहले जाना चाहूँगा काजल के पास। पहले हम काजल के पास ही चलते हैं। तो काजल, आप मुझे बताइए, इसमें बहुत सारी बातें जुड़ी हैं, जैसे अवधेश ने भी जिक्र किया, जो मैंने आपसे कहा भी था जब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें एक राजनीतिक हिपोक्रेसी भी है हर तरफ से। हर कोई अपने फायदे के लिए महिलाओं के मुद्दों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हम उससे पहले आए, या मैं कुछ सवाल पूछूं, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं, एक ऐसे पत्रकार के नाते जिसने किताब तो लिखी है लेकिन लंबे समय तक, मतलब इसका सिर्फ महिला रिपोर्टर होने से मेरा सवाल का मतलब यह है कि इसका सिर्फ महिला रिपोर्टर होने से लेना देना नहीं है। ये हिपोक्रेसी अपने आप में बड़ा घृणित है, और एक महिला रिपोर्टर होने के नाते मैं आपसे और कैसे सवाल पूछूं? ये सवाल ना चाहते हुए भी ऐसे ही पूछा जाएगा। जी, पहली बात तो ये है कि एक बात से मैं सहमत हूँ कि कल कांग्रेस ने जो कहा कि ये जो पूरा मामला है वो कोई सेक्स स्कैंडल नहीं है। आमतौर पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कंसेंशुअल, नॉन कंसेंशुअल या अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके जो पॉलिटिशियंस औरतों के साथ बदसलूकी करते हैं उसको सेक्स स्कैंडल का नाम दिया जाता है। हालांकि इस मामले में ये सेक्स स्कैंडल नहीं है। अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको कहते हैं परवर्जन। Yes. ये परवर्जन है, ये एक तरह की मानसिक बीमारी है और एक तरह की सत्ता की जो इनकी जो एरोगेंस है उस पे, उसकी वजह से ये मुमकिन हो सका है। अब आप देखिए, मामूली तौर पर जब औरतों पर अत्याचार होते हैं तो हम काफी मुद्दे खड़े करते हैं कि देखिए जो लोग ऐसा करते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, या उनको सेक्स एजुकेशन नहीं मिला होता है, या बहुत सारी ऐसी बातें कही जाती हैं। पर इनमें से कोई भी चीज प्रज्वल रेवन्ना के लिए लागू नहीं होती है। वो काफी शक्तिशाली परिवार से हैं, उनके दादा देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऐसी कोई भी जरूरत उनकी नहीं रही होगी जो पूरी नहीं की जा सकती होगी। और ये जो एक सोसाइटल एक्सेप्टेंस है जो हम कहते हैं कि हाँ भाई कोई ना कोई पॉलिटिशियन है तो उसका 1-2 अफेयर्स तो होना लाजमी ही है, जायज ही है, ये वाला जो माइंडसेट है ये इसको आगे बढ़ाता है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे जो, अब देखिए भाजपा हमेशा डायनास्ट के खिलाफ बोलते रहती है, पर यहाँ ये खुद एक डायनास्ट ही है। और ये भाजपा ने जवाब देना चाहिए कि आप ये क्यों नहीं देख रहे कि जिस तरह की डायनास्टी की बात आप हमेशा करते रहते हैं कि डायनास्टी की वजह से लोगों में जो बच्चे होते हैं उनको अपने खराब कर्मों के का डर मिट जाता है, वो आप यहाँ पे लागू क्यों नहीं करते। दूसरी एक बात, बियॉन्ड द पॉलिटिक्स ऑफ इट ऑल, ये समाज के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है कि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स आजकल, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे औरतों के साथ शोषण तो होता ही है, उनके वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं और उस वीडियो को लेकर फिर बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता है। अब अगर आप एक बहुत ही पावरफुल फैमिली के, एक बहुत ही नामी गिरामी फैमिली के किसी व्यक्ति को इस ऐसी हरकत करने के बाद उसको कोई सजा नहीं होती है, तो मैसेज क्या जा रहा है समाज में? मैसेज ये जा रहा है कि अगर आप भी चाहें तो आप किसी औरत का शोषण कर सकते हैं और आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आपके पास वीडियो है और ये औरत की बदनामी होने वाली है इस वजह से। ये जो चीज है, ये जो मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं भाजपा इन पे एक्शन नहीं करने की वजह से और बढ़ती दिखाई दे रही है। जी काजल, तो देखिए, एक तो ये हमारे समाज का विकार है ही, और प्रियंका मैं अब आपके पास आ रहा हूँ, ये समाज का विकार तो है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है।
पर मैं सत्यता से बताता हूँ, एज अ हेटेरोसेक्सुअल मेल मैं फिर से आपसे भी उसी पृष्ठभूमि से सवाल करूंगा, कम से कम पहला, कि मैं नहीं चाहता मैं आपसे एक महिला पत्रकार के नाते सवाल करूं, लेकिन मेरे पास और इस सवाल को पूछने का और कोई तरीका नहीं। और उसमें अगर आप टिप्पणी कर सके, आपके जो शुरुआती इस चीज़ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन उसके अलावा ये चीज़ जो काजल ने ध्यान में लाई कि आमतौर पर इनको सेक्स क्राइम या स्लीजी क्राइम के उस पर देखा जाता है, लेकिन ये अभी भी हमारे पॉपुलर कल्चर में समझ कम है कि इस तरह के अपराध सेक्सुअल सैडिज्म से या पावर से तो जुड़े हुए होते ही हैं, मतलब खास तौर पर पावर से जुड़े हुए होते हैं बजाय किसी सेक्सुअल डिप्राविटी या लैक ऑफ सेक्स ऑफ एजुकेशन के। तो आपकी टिप्पणी पहली इस पर विस्तार से जैसे भी आप करना चाहें। मैं एक तो काजल की बात से एग्री भी करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे फर्स्ट थॉट्स हैं इस पर, कि एक तो बहुत ही ये बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत चौंकाने वाली घटना थी जब इतने सारे वीडियोस की बात सामने आई, और मगर साथ ही साथ चौंकाने वाली घटना नहीं भी थी, क्योंकि हिस्टोरिकली मतलब इतना इतिहास हमने देखा है, और इतनी सारी जैसे कहते हैं करंट हिस्ट्री, यानी कि जो जी। रीसेंट पास्ट है, उसमें भी मतलब मैंने खुद भी इतने केसेस, मुझे तकरीबन 1 दशक से ऊपर रिपोर्ट करते हुए, तो ये ऐसा लगता है कि एंडलेस एक सेंस ऑफ सैडनेस आता है, ग्रीफ भी है, एंगर होता है, मगर एंडलेस लगता है। जब आपने संख्या देखी कि इतने सारे वीडियोस हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि किस इम्प्यूनिटी तो है, मगर किस लेवल की इम्प्यूनिटी है। जी। इस केस में मुझे सबसे पहले आसाराम का जो एक मामला था वो भी याद आया, जो मैंने बहुत कवर किया था। तो मुझे लगा कि मुझे उसके बारे में लगता था कि भाई इम्प्यूनिटी बहुत है और बहुत सारे विक्टिम्स हैं, मगर यहाँ पर हमने देखा कि इतने सारे लोग सामने आते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम इस पूरी लड़ाई में, जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो पूरा क्वेश्चन है, इसमें पीछे ही आए हैं समय के साथ। और क्योंकि हम जैसे देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज अगेंस्ट वुमेन किस तरीके से हो रहा है, और जी। इम्प्यूनिटी की तो हम बात करते हैं कि इम्प्यूनिटी है, मगर उसका लेवल देखिए, आप उसका स्तर देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, और एक ड्राइवर जब विसल ब्लोअर बनता है, मतलब ये जितना सररियल है, इतना फिक्शनल एक उपन्यास के लेवल पर भी पहुंचता है, और इतना सैड है कि ये सच में हो रहा है, कि वो एक विसल ब्लोअर सामने आता है, तब जाकर ये चीजें उजागर होती हैं, और एक जिसे कहते हैं ना कि एक पूरा कैन ऑफ वर्म्स खुलने जी। लगता है। और बहुत ही उसके बारे में इट्स वेरी, नंबर ऑफ विक्टिम्स बहुत शॉकिंग है कि इतने सारे हैं, और इनको कोई किसी तरह का डर नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वही बात है, इसमें आगे मेरे पास पॉइंट्स हैं, बट ये मेरे मतलब जो ओपनिंग रिमार्क्स में कुछ बेसिक स्पेसिफिक बातें कहना चाहती हूँ, बट वो मैं जी। आगे जी, तो बोलूंगी। आप कह सकती हैं, बट मैं उसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा, जो ड्राइवर की बात बताई प्रियंका ने, तो वो ड्राइवर का भी अगर आप मामले को पढ़ेंगे, अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं कि उस ड्राइवर ने भी ये कहा कि मुझे इन्होंने बंदी बनाया, और मतलब उसने भी विसल ब्लोअर बनना, बात खोलनी तब शुरू करी जब ये उसी का बयान है कि उससे जमीन छीनने की कोशिश करी प्रज्वल रेवन्ना ने। जी तो जी जी अगर आप जी जी इसको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचे, तो उससे पहले उसको भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो 7 नहीं, साल से ड्राइवर था। मगर इसमें एक ये एंगल भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि वो ड्राइवर था, और जी। मतलब उसकी पावर ऑफ पोजीशन पे तो वो लोग थे ही, और उसको डर भी होगा कि अगर मैं बोल भी लूंगा, एक हेल्पलेसनेस होती है लोगों को। जो लोग आपसे पोजीशन ऑफ पावर के लोग जब अब्यूज करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज और तरह तरह के अब्यूज, तो जो लोग नीचे होते हैं, एक उनमें सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस को शुरू से क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, डराकर धमकाकर, कि तुम कुछ कर भी लोगे तो क्या कर लोगे और कहाँ तक पहुंच जाओगे। तो ये एक शुरुआती डिटरेंस का काम शुरू के लेवल पे करता है, उसमें कोई शक नहीं। और दूसरा एंगल तो वो तो है ही कि उसको जब तक बीवी के साथ उसको उसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जब जमीन जाने लगी तो उसको अचानक लगा कि जी, नहीं तो अब तो बोलना ही मैं उसकी अक्षमता पे बिल्कुल भी शक नहीं कर रहा था। मैं आ रहा हूँ काजल, मैं ये नहीं कह रहा था कि वो बहुत मतलब सोशल पावर के अगर आप नजरिए से देखें तो वो बहुत बहुत अशक्त व्यक्ति है प्रज्वल रेवन्ना के मामले में। लेकिन जो एक दूसरा आर्ग्यूमेंट है जिसके बारे में बताने वाला था, कि लोग कह रहे थे कि हमें तो इस बारे में जानकारी नहीं थी, उसके परिवार वाले भी कह रहे हैं ऐसा जो भी हिंदुस्तान को थोड़ा सा भी समझता है, बड़े शहरों से बाहर के, ऐसा असंभव है कि किसी व्यक्ति को पता ना हो कि ये सब चल रहा था, क्योंकि जिस स्केल की जानकारी बाहर आई है और जिस लेवल का इग्नोरेंस लोग कह रहे हैं कि हमें तो कुछ भी मालूम नहीं था, हम तो बस दूध लेने बाहर गए थे। मैं उसे ठिठोली में कह रहा हूं, लेकिन ये बात बहुत सीरियस है कि अपने फायदे के लिए नजरअंदाज कर देने की बात जो काजल और प्रियंका दोनों ने कही समाज में, वो हमारे समाज में लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं।
इतनी आसानी से होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं प्रियंका और काजल के पास दोबारा जाऊं। अवधेश, आप अगर शुरू में कुछ कहना चाहें, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि जो रेवन्ना ने किया ये सरासर गुंडई है एक तरह की, शुद्ध भाषा में। और इसने अपने पद पे रहते हुए उन लोगों का शोषण किया जो उसके इर्द गिर्द लोग थे। शुरुआत उसने अपने घर से की, जहाँ एक महिला, और वो महिला भी मतलब उसकी मम्मी की रिश्तेदार हुआ करती थी, जिनके साथ उसने पहली बार ये सब काम किया जी। और इसके बाद फिर ये जो इसके इर्द गिर्द महिला नेत्री थी या फिर जो भी उसके संपर्क में आया, तो एक तरह से आदमी साइको भी मुझे लगता है। जिस तरह की वीडियो बना रहा है, मतलब उसको क्या ही कहा जाए, जी। है ना। एक तो ये बात है। दूसरी बात, ये मामला जो है 2023 में सबसे पहले सामने आया था और इस मामले में रेवन्ना ने खुद जो है हाई कोर्ट का रुख किया था, बेंगलुरु सिविल कोर्ट का रुख किया था। जी, और जी। उसने ये मांग की थी कि 86 संस्थानों के पास इस तरह की वीडियो मौजूद थी और वो पब्लिश करने जा रहे थे, गैग मतलब ऑर्डर हाँ, लिया था। अपने तरीके से वो जो है इन चीज़ों को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। जी। तब उसने इस बात पे स्टे ले लिया था। ये जून 2023 की बात है। उसके बाद तब उस पर रोक लग गई। लेकिन अब ये कहा गया कि जो है इलेक्शन आने वाले थे, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए कांग्रेस ने इस तरह की रणनीति करी कि घर घर जो है पेन ड्राइव पहुंचाए गए और चौराहे पे खड़े होकर इस तरह की वो बांटी गई। अब उनके परिवार की शर्मनाक हरकत देखिए कि वो कह रहे हैं ये वीडियो तो 4 साल पुराने हैं और इनका तो सबको पता था। ये तो जो है इसलिए अब्यूज़ हो रहा है क्योंकि मतलब अब इलेक्शन है। तो आप लगाइए किस हद दर्जे की बदतमीज़ी थी कि मतलब इतना सब कुछ होता रहा है कि स्टेट में और ये चीज़ें बाहर ही नहीं निकली। 4-5 साल से ये सब चल रहा है ना। तो ये अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। और किसी को इस तरह छोड़ दिया जाए कि मतलब वो सांसद है, पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है, उनके चाचा जो है मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य के, तो इसलिए किसी को माफ़ी नहीं दी जा सकती, है ना। तो कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, बीजेपी प्रचार तो कर ही रही थी, खैर उनका ये भी एक बात है। दूसरी तरफ है कि मतलब अभी प्रधानमंत्री ने ही प्रचार किया। हाँ, प्रधानमंत्री ने प्रचार किया, बाकी सब आला कमान जो है लगे हुए थे प्रचार करने में। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस भी यहाँ कम नहीं है। कांग्रेस के एक मंत्री ने कल ही, आबकारी मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है रेवन्ना की तुलना कृष्ण से कर दी कि मतलब कृष्ण से कर दी। मैंने तो ये देखा ही नहीं, ये क्या हुआ? हाँ, ये भी हुआ है। तो आप बताइए ये क्या सब चल रहा है? मतलब ये नेता क्या, इनके दिमाग में बिल्कुल क्या हो गया समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब एक आरोपी है, वो इस तरह की हरकतें करता। 2900 वीडियो हैं, मतलब कोई 2-4 वीडियो नहीं, 2900 से ज़्यादा वीडियो है, यानी कि 2972 मेरे ख्याल से वीडियो 3000 के आसपास वीडियो सामने आए हैं। आप सोचिए, तो ये कब से कर रहा है ये सब काम? एक दिन में नहीं बनते ऐसे वीडियो। नहीं, देखिए इसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि आपने जो गैग ऑर्डर की बात की, बड़ा इंटरेस्टिंग है। न्यूज मिनट ने एक स्टोरी छापी थी कि कैसे बैंगलोर में गैग ऑर्डर लोकल कोर्ट से कर्नाटका में बहुत सारे पॉलिटिशियंस गैग ऑर्डर्स ले लेते हैं अलग अलग चीजों के लिए। अब कहीं ना कहीं सवाल ये जुडिशरी पे भी खड़ा होता है कि जब आपको पता है कि किस तरह का मटेरियल है और क्या इससे डैमेज सोसाइटी को होने वाला है, तो क्या ये जुडिशरी की भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि पब्लिक फेथ को रिस्टोर करने के लिए आप इस तरह के गैग ऑर्डर्स ना लाए। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि भाई चुनाव है, कांग्रेस ने या किसी ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया, फलाना ढिमकाना, मेरा एक ही सवाल है उनसे कि मान लीजिए अगर किसी और ने नहीं लाया होता, अगर चुनाव नहीं होते और बाहर आ गया होता, तब भी क्या ये किसी तरह का, आप इसको षड्यंत्र नहीं कहते, आप षड्यंत्र ही कहते। दो एस्पेक्ट्स है इसमें। एक तो हमारे समाज में कोई मर्द इस तरह की हरकतें कर देता है। अब जैसे आपने कहा कि कृष्ण के साथ कंपेयर कर दिया, एक छोटा सा अंग्रेजी शब्द है कंसेंट। अगर आप कृष्ण की भी बात करें तो ऐसा कहीं अपने स्क्रिप्चर्स में नहीं है कि कंसेंट के बगैर वो उन्होंने इतनी सारी पत्नियां रख ली या जो कुछ भी कर लिया। आप यहाँ कंसेंट की बात को भूल रहे हैं, ये तो तरकी मूर्खता पावर डायनामिक्स की बात को भूल रहे हैं। जी नहीं, सही है। और मैं
प्रियंका कुछ मेरे बोले। को मैं एक चीज श्रोताओं के लिए बता देना चाहता हूँ, गैग ऑर्डर क्या होता है, बहुत हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो। गैग ऑर्डर अदालत जारी करती है एक आदेश, जिसमें किसी भी केस से जुड़े लोगों को उसके बारे में सार्वजनिक रूप से मीडिया में या किसी और तरीके से बात करने की इजाजत नहीं होती, खासकर आमतौर पर इस वजह से कि वो किसी भी गवाह या जो जांच चल रही है उसको खराब तरीके से इन्फ्लुएंस ना कर दे, उस पर कुछ बुरा असर ना पड़ जाए। आमतौर पर गैग ऑर्डर इसीलिए जारी करती है अदालतें। प्रियंका आप कुछ कह रही थी, और एक छोटी सी बात और कि ऐसा जिक्र किया कविता ने, जो कंसेंट वाली बात है वो तो है ही, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द सर्कमस्टांसेस जितनी भी ये चीजें हैं, जो चुनाव के हो उसके अलावा भी ये अपराध है, और ये अपराध लंबे समय से चल रहे थे, क्योंकि उसके केवल लॉजिस्टिक्स को ही, जो आज की डेट में हमारे सामने जो सबूत जिस संख्या में है, उसको लॉजिस्टिक्स को करने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई किसी ना किसी स्तर पर मिला हुआ नहीं था। प्रियंका मुझे ना दो बातें इसमें एक तो कहनी जी थी। पहली ये जी जी कि बीजेपी की मतलब अगर आप और थोड़ा पीछे जाके देखें तो आप कुलदीप सेंगर वाले केस से अगर आप ट्रेस जी करें, फिर आप देखें उन्नाव बिल्किस बानो के मामले में जिस तरीके से कन्विक्टेड, जिनको सजा हो चुकी है, जिनके बारे में सबूत प्रूफ हो चुके हैं, उनको जेल से छुड़वाने, पैरोल दिलाने, दुनिया तमाम के लिए उन्होंने जितनी भी जद्दोजहद करी, मालाएं पहनाई, उनको उनको जो भी उनका सेलिब्रेट किया। दूसरा हो गया। तीसरा, ब्रजभूषण के मामले में हमने देखा कि इंडिया की टॉप वुमेन जो चैंपियन रह चुकी हैं, गोल्ड मेडल जिन्होंने देश का इतना नाम रोशन किया, वो जंतर मंतर पर आकर रो रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं, प्लीड कर रही हैं, तो भी उन्होंने उसके ऊपर जिस तरीके से इम्प्यूनिटी से काम किया, बड़ी मुश्किल से उसको इतने दिन बाद फेडरेशन से स्टेप डाउन कराने में उन्होंने इतना टाइम ले लिया। उसके बाद अभी उसके बेटे को उन्होंने कैंडिडेचर दे दिया। अभी हम सेकंड सेक्शन पे डिस्कशन करेंगे, तो अगले फेज में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें एक बहुत टॉक्ड अबाउट सीट होने वाली है, जिसमें ब्रजभूषण का बेटा जो जी खड़ा हुआ है। तो उन्होंने उनको वहां से खड़ा कर दिया, करण उनको बेटे को खड़ा कर दिया, मतलब, और उसके उसी को कनेक्ट करिए आप यहाँ पर आकर कि जब गैग ऑर्डर आ चुका था और ये सारी बात थी 2023 जून में, तो सबको मालूम था कि ऐसा कुछ चल रहा है, देयर इज अ गैग ऑर्डर, कुछ तो कंट्रोवर्शियल यहाँ पर हो रहा है। मगर फिर भी मतलब दो पार्टियां जो पहले से इतने वर्षों से आर्च राइवल्स रही हैं, मतलब जनता दल सेक्युलर और बीजेपी, जो इतनी आर्च राइवल्स रही, जिनकी हिस्ट्री एक दूसरे का गला, मतलब इतनी कड़ी आर्च राइवल जी पार्टीज एक साथ एक कैंडिडेट चुनती हैं और उनको कोई नहीं मिलता दुनिया में, वो उसी को चुनती हैं जिसके बारे में उनको मालूम है कि अभी गैग ऑर्डर इन्होंने इशू करवाया है। तो देयर इज सम हिंट वेरी, अगर वो मुंह पे मना भी करेंगे नहीं नहीं हमें तो नहीं पता था, मगर जब गैग ऑर्डर, देयर इज सम लेजिस्लेशन गोइंग ऑन, एक प्रोसेस चल रहा है जिसकी पूरी चर्चा हुई है, तो ये पब्लिक डोमेन में है कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो उन्होंने एक उतने कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी को चुना। उसके बाद अभी हमने डिटेल्स में आया है कि ये सबके सामने आने से पहले एक चिट्ठी लिखी गई थी वहां के लोकल भाजपा यूनिट को भी लिखी गई थी बताते हुए, तब भी कुछ नहीं हुआ। जब तक पब्लिक प्रेशर नहीं बना, जब तक लोगों ने इनको क्रिटिसाइज करना, गालियां देना और क्रिटिकल होकर एंगर, जब तक पब्लिक आउटरीच नहीं हुआ, तब तक इनके अंदर कोई, अंदर से इनके अंदर एक्शन की कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब है कि ये लोग कानून से, जो सिस्टम है हमें क्या बता रहा है, अगर आप उसको हिस्टोरिकली डिकोड करें, अगर आप उसको समझने की कोशिश करें कि ये कानून से रेगुलेट नहीं होते हैं। पब्लिक आउटरीच से भले ही इनमें थोड़ी बहुत एक्शन आ जाए और वो कुछ काम करें, बट वो जो मिनिमम लीगल स्टैंडर्ड्स हैं, जो मिनिमम लीगल प्रोसीजर है, उसको रिस्टोर करने में करंट एस्टैब्लिशमेंट की कोई रुचि नहीं है। अब पर नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, न्याय नीति के सिद्धांत नहीं करते, वह पब्लिक में कीचड़ उछलता है तभी ये लोग हिलते हैं। ये इतना विचित्र सा है। काजल आप भी अपनी टिप्पणी करें और उसके बाद अवधेश भी। लेकिन ये विचित्र बात है कि जेडीएस भाजपा को डिनायबिलिटी दे रही है। HD कुमारस्वामी ने कहा कि नहीं, उन्होंने तो हमें सीट दे दी थी, कैंडिडेट चुनने में उनका कुछ लेना देना नहीं था। वो अपने भतीजे के खिलाफ भाजपा को डिनायबिलिटी दे रहे हैं। ये एक विचित्र सा मामला है। ये ही इज ऑल्सो मतलब वो पहचान रहे हैं कि भाजपा जीतेगी, ये बड़ी पार्टी है, भतीजे को साइड करो, अपनी सत्ता को जितना बच सकती है बचाओ। मूल्य, नैतिकता, ये सब गई भाड़ में। अभी इशू ये है कि देखिए, ये बात क्यों आ रही है भाजपा के मुंह से कि ये 4-5 साल पुराने वीडियोस है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो कांग्रेस भी जेडीएस के इस साथ थी। पार्टी के साथ थी। तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं आती है, यहाँ अपॉर्चुनिज्म की बात है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की बात है। जिस पार्टी को जिस समय लगा कि इस ये छोटी सी पार्टी अगर हमारे साथ आ जाए
और इसका जो मुख्य परिवार है, एचडीके की फैमिली हमारे साथ आ जाए, और तो हम इनकी सारी गलतियां, इनके सारी चीजें माफ कर लेंगे। जी। और आजकल इसको इस हद तक लिया गया है, जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्टोरी में भी देख रहे हैं, कि भाई आप कुछ भी कर लो, आपका पास चाहे कुछ जो भी हो। जैसे कल किरीट सोमैया ने आज तक के एक रिपोर्टर के पूछने पर कह दिया कि अगर आपके शर्ट पे दाग लगा हो तो आप उसे वॉशिंग मशीन में डाल के धो के दोबारा पहन लेते हैं। उसी हिसाब से समझ लीजिए कि ये बाकी के लीडर्स के लिए नई लीज ऑफ लाइफ है। सो वाह। जिस तरह से आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए आप लोगों के क्राइम्स, लोगों के मॉरल प्रॉब्लम्स, सब कुछ आप मना कर देते हैं कि भाई मॉरल टर्पिट्यूड का केस भी हो तो भी नहीं, नहीं हमारे साथ आ जाओ तो आप सही हैं, आप स्वच्छ हैं, आप साफ हैं। ये वाला जो एटीट्यूड है, ये जब तक नहीं बदलता, और इसके खिलाफ हमें जनता ने आवाज उठानी चाहिए। देखिए, सवाल ये है कि जनता के पास एक ही हथियार है, वो है वोट। उस वोट को अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए करें, ना कि ये ध्यान में रखते हुए कि भाई फलाना मेरी जात का है क्या, मेरे शहर का है क्या, वगैरह वगैरह, बल्कि ये ध्यान में रखते हुए कि भाई हमें किस तरह का समाज चाहिए। क्या हमें ऐसा समाज चाहिए जहां पे जिसके पास सत्ता हो वो चाहे कुछ भी कर ले, हम वापस उसी को जाके वोट देंगे? या जब तक जनता ये बात नॉट जस्ट इन प्रोटेस्ट बट ऑल्सो इलेक्टोरली नहीं चेंज करती, तब तक ये मिली भगत चलती रहेगी पार्टीज की। पार्टीज के मन में डर बैठना चाहिए कि अगर हमने इस तरह के किसी व्यक्ति को टिकट दिया, उसके लिए वोट मांगे, तो हमारी खैर नहीं। वो जब तक मैसेज नहीं जाता है सोसाइटी की तरफ से, जनता की तरफ से, बहुत मुश्किल है इनका ये जो नेक्सस है उसको तोड़ना। जी। अवधेश, मैं आपके पास आऊँ। मुझे जो ये बात काजल ने उठाई मुझे ठीक लगी कि आज की डेट में राजनीतिक निष्ठा केवल नाम की रह गई है। वो पार्टी या नेता स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, वो मूल्य स्पेसिफिक होनी चाहिए। पर आज की डेट में ये बात अब कहने लायक भी नहीं बची। मतलब पहले तो कहते थे बड़ी आदर्शवादी बात है, अब तो कहने लायक भी नहीं है। लोग कहते क्या करोगे छोड़ के, तो जब नेता ऐसा कैमरे पर कह रहे हैं। खैर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। प्रियंका ने भी उस चिट्ठी का जिक्र किया, ये जो उस समय पे लिखी गई थी। हाँ। जब ये बताया गया लोगों को, मतलब पार्टी के जो आला कमान है उनको बताया गया, तो ये चिट्ठी बीजेपी के नेताओं को लिखी गई थी और बताया गया था कि ये ऐसे ऐसे मामले हैं, कुछ वीडियोस हैं इनके जो बहुत चर्चित वीडियो हैं, वायरल हैं, आप इनको टिकट मत दीजिएगा। ये बात उठी थी जी उस समय पे। तो बीजेपी ने उसको दरकिनार कर दिया और कहा कि ये फैसला अब जो है वो जेडीएस का, वो किसको टिकट देती है, किसको टिकट नहीं। हमारी प्रायोरिटी पे ये है कि हमारा गठबंधन होना चाहिए जी, ठीक है। हम वो अपना वहाँ राजनीतिक लाभ देख रहे थे, तो उनका राजनीतिक लाभ ये था कि हमारा जेडीएस से गठबंधन हो जाए, हमारी किसी तरह राज्य में जो है सीटें बढ़नी चाहिए, ना कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं टिकट देना। तो ये सब कुछ पहले से क्लियर था कि किसकी सीढ़ियाँ हैं, किस पे क्या आरोप है, सबको पता था ऊपर से नीचे तक। वो चिट्ठी है, मार्केट में वो डिटेल है। मैं अभी तक मैंने पढ़ा नहीं था, पर आप अपने बात की, अब मैं पढ़ के नाम बता दूंगा कौन कौन था उस मीटिंग में। हाँ, तो उसके बावजूद ये सब हुआ। और देखिए, दूसरी बात मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये परिवार जो है ये आदतन अपराधी है, ये परिवार, गौड़ा परिवार। हाँ, सारे राजनीतिक परिवार वैसे ही हैं। तो इनका ये आरोप जो प्रज्वल रवन्ना है, इन पे ही नहीं है, इनके फादर पे भी आरोप लगे यौन शोषण के। अच्छा, हाँ, इनके फादर पे भी आरोप हैं यौन शोषण के। जो इनके दूसरे भाई हैं उन पे भी आरोप है कि उन्होंने भी वो जो है आज दिन गुंडागर्दी करते हैं। एमएलसी जो हैं, हाँ, जो इनका प्रज्वल के भाई एमएलसी, हाँ, वो सांसदी का चुनाव हार गए थे। वो इनके जो भाई हैं दूसरे, वो एचडी कुमारस्वामी के बेटे, हाँ, उनके बेटे की बात कर रहा हूँ मैं, जो चुनाव हार गए थे लोकसभा का, हर्ष नाम है शायद। उन्होंने क्या किया था कि वो भी कहीं पर गए थे, तो उन्होंने लेट नाइट जो है किसी रेस्टोरेंट में गए थे अपने दोस्तों के साथ, वहाँ जो है खाने के लिए कुछ मांग रहे थे, नहीं दिया तो वहाँ भी बदतमीजी हो गई थी। फिर उन्होंने लूटपाट का इल्ज़ाम लगा दिया। इनकी जो मदर हैं, इनकी मदर
रेवन्ना की, प्रज्वल हाँ रेवन्ना की। इनकी माँ ने भी अभी कुछ दिन काफ़ी समय हो गया इस बात को कि वो भी कहीं जा रही थी तो उनके पास गाड़ी थी, 1.5 करोड़ की वो गाड़ी थी, वो किसी से टच हो गई जरा सी, तो जिस बाइक वाले से वो हुई तो उसको वहाँ चिल्लाते हुए उसको पकड़ लिया और रोक लिया, बोले तेरे को पता है इसको कितने रुपए की गाड़ी है, बताया उसको कि ये 1.5 करोड़ की गाड़ी है, अब इसका जो तूने नुकसान किया उसमें 50 लाख रुपए खर्चा आएगा। तो किसी जो पुलिस पर एक मौजूद, जिला परिषद के अध्यक्ष के बाद 1.5 करोड़ की गाड़ी के लिए पैसे कहाँ से आए, किसी ने नहीं पूछा। अब वो प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी बहू हैं वो, तो ये सवाल आप समझ सकते हैं कि कहाँ से पैसा आया कहाँ से नहीं आया। और वो तो मतलब ये परिवार का जो है पुराना इतिहास रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपना जो दबंगई है उनकी जी उस क्षेत्र में वो है, उनका रोला है, और ये उसको समय समय पे ये बताते रहते हैं। अब वरना ये इतना बड़ा मामला हुआ है, अब समझिए 4 साल से सब चल रहा है, सब छिपाए बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं है, ये चीज़ें बाहर ही नहीं आ रही हैं। हम यहाँ दिल्ली में बैठ के अब पता चल रहा है कि भाई ये सब चीज़ें हरकतें हुई हैं उस स्टेट में। ये कितनी हैरान करने वाली बात है। ये ठिठोली हम कर रहे हैं तो श्रोता ऐसा ना समझे हम विषय को हल्के में ले रहे हैं, पर आपको कई बार ये समझना होगा कि बड़ी विडंबना की स्थिति हो जाती है कि सारी बातें पता होते हुए भी किसी को नहीं पता थी। और मैं नाम गिना देता हूँ, फिर मैं इस विषय पर अंतिम टिप्पणी लूँगा सबसे। तो जो जिक्र किया पहले प्रियंका ने भी, काजल ने भी और अवधेश ने भी, तो एक मीटिंग हुई थी, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि उसमें कई सीनियर भाजपा नेता थे, जिसमें थे पूर्व विधायक और स्टेट के जनरल सेक्रेटरी प्रीतम जे गौड़ा, सकलेश्वर के एमएलए सीमेंट मंजू, फॉर्मर एमएलए एटी रामास्वामी, जिले के बीजेपी अध्यक्ष सिद्धेश नागेंद्र और पूर्व जिला अध्यक्ष योग रामेश और कई और तहसील लेवल के बड़े भाजपा नेता थे। और वो प्राइवेट होटल में मिले थे और उन्होंने जो ये देवराज गौड़ा के जो आरोप थे इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई थी कि ये दिक्कत हो सकती है। और सोर्सेज ने ये भी बताया था, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनके पास, मतलब उन्होंने एचडी कुमारस्वामी से हसन में उम्मीदवार बदलने के लिए कहा था क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स प्रज्वल के खिलाफ जा रही थी। तो ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने कहा है 2 दिन पहले की। तो जो बाकी सारी बात लोग कह रहे हैं आपसे टीवी के चैनलों पर के पता नहीं था, ये बिल्कुल गौण है। और आखिरी टिप्पणी से पहले एक बात और जो अवधेश ने उन्होंने कहा, हमने पहले भी जिक्र किया कि कर्ण सिंह बृजभूषण सिंह के लड़के हैं, उन्हें कैसरगंज से भाजपा ने उम्मीदवार बना दिया। बृजभूषण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, जिनके खिलाफ चर्चा में विस्तार पर बात हुई है कि जो प्रदर्शन जिस तरह से भारत के टॉप के पहलवानों ने किया, लंबे समय तक किया, उनकी सुनवाई नहीं हुई, फिर सरकार ने वादा किया और आज भी ढाक के वही 3 बात हैं। केवल लोकसभा का टिकट पिताजी से लड़के के पास पहुंच गया है। ये भारत की विडंबना है कि आप देखिए, सार्वजनिक नायक जिनके ऊपर फिल्में बनी है, जो सुपरहिट फिल्में हैं, चाहे वो सोनम वांगचुक हो और चाहे ये महिलाएं, इनको कोई न्याय नहीं है। प्रदर्शन करने के बाद भी, खुलकर सामने आने के बाद भी न्याय नहीं मिला। ये हमारे समाज की विडंबना है। काजल, इस विषय पर आपकी अंतिम टिप्पणी, आप जो भी कहना चाहें इस विषय पर आखिर में। ये जरूरी है कि एक पॉलिटिकल मोरालिटी को अपहोल्ड करने के लिए ही सही एक्शन लिया जाए, क्योंकि मैं कुछ विशेषज्ञों से बात कर रही थी कि मान लीजिए प्रज्वल रेवन्ना जीत भी जाते हैं, उनके लिए वोट्स पड़ जाते हैं, वो जीत जाते हैं, और वो वापस ही नहीं आते, मान लीजिए वो वापस ही नहीं आते क्योंकि उनको डर है कि उनको अरेस्ट हो जाएगा। जब तक वो पॉलिटिकल परसिक्यूशन, जब तक वो रिजाइन नहीं करेंगे, वो जो सीट है उसका कुछ नहीं हो सकता जी। तो क्या आप लोगों को एक जनप्रतिनिधि से डिप्राइव करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस या आपकी जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है वो इतनी बड़ी है, और वैसे तो भाजपा कह रही है कि हम 400 पार जाएंगे, पता नहीं कितने ही पार जाएंगे, तो क्या एक सीट आपके लिए इतनी जरूरी है कि आप किसी भी हद तक उस सीट को बचाने के लिए जाएंगे? और दूसरी बात ये कि
आजकल जिस तरीके के क्राइम्स माफ हो रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि कोई ना कोई हमारी पार्टी को सपोर्ट दे देगा, या कोई ना कोई हमारे दुश्मनों की पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, जी जिस तरह की चीजें एक्सक्यूज की जा रही हैं वो कहाँ तक जायज है? और क्या ये समाज में ये मैसेज नहीं जा रहा है कि आज को कोई पार्टी हो सकती है, आज को कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कल ये आप और मैं हो सकते हैं। जी नहीं, तो वो भाजपा के नेता तो हैं ही, वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं भी भुक्तभोगी हूं, वो कुछ नहीं कर पाए। अगर उनके बयान को आप माने, और मैं तो ये मानता हूं कि आपको कम से कम सामने तौर पर विक्टिम की बात माननी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। वो तहकीकात में निकले कि उसमें कुछ अंतर आया, वो बात बिल्कुल सही है, पर अगर विक्टिम आपसे कुछ कह रहा है खुलकर, तो कम से कम आप उसकी बात पर इतना विश्वास जरूर करना चाहिए कि आप तहकीकात उसके बिना पर करें। विक्टिम क्वेश्चनिंग या विक्टिम ब्लेमिंग शुरू में ही शुरू नहीं हो जानी चाहिए। बाद में कुछ गड़बड़ निकलती है तो वो एक अलग बात है। प्रियंका? नहीं, मैं इसमें ये जो मेरे को बहुत महत्वपूर्ण बात लगती है इसमें ये कि इस घटना से जो एक बात सामने, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जो पॉइंट सामने आया है, वो ये है कि अक्रॉस पार्टीज़, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस बड़े स्केल पर नहीं हुआ था, मगर सेक्सुअल अब्यूज़ के जो मामले हैं वो कांग्रेस के रिजीम में भी रहे और अभी सरकार भी कर्नाटका में, मतलब तो अक्रॉस पार्टी लाइन एक ये जो टेंडेंसी है, ये जो लगातार चली आ रही है चुनाव दर चुनाव, साल दर साल, ये टेंडेंसी है कि हम वोट तो लेंगे औरतों के नाम पर, पूरे पोस्टर बोर्ड लगाएंगे। जब मध्य प्रदेश में अभी नवंबर में चुनाव थे तो पूरा का पूरा इन्होंने स्टेट पार्ट दिया था, सिलेंडर ले लो, मतलब सिलेंडर के नाम पर, और इतने पैसे, मतलब हर बहन को 3,000, हर दादी को, हर माँ को, मतलब उन्होंने पूरा कैंपेन वाज वुमेन लाडली बहना स्कीम थी पूरी, लाडली बहना, लाडली, और हर हर तरह का बेटी लाडली, सबको पढ़ाएंगे, मतलब जितने प्रोमिसेस हैं, जितनी एक्सट्रीम कैंपेनिंग होती है औरतों के नाम पर, जिस तरीके से इनको एक टारगेट वोटर बताकर वोट लेने, और मैं तो वसूलना शब्द भी इस्तेमाल करूंगी, वहां तक जी जाऊंगी कि मैं उसकी जो कोशिश सारी पार्टीज करती हैं, उसके कंपैरिजन में कोई भी चीज औरतों के लिए ट्रांसलेट नहीं होती ग्राउंड पर। आप उनको सिर्फ एक, अगर आप पार्लियामेंट में प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन की बात भी करें तो जो भी होता है, जहां तक वो बात पहुंचती है, वो बस एक टोकन रिप्रेजेंटेशन तक ही पहुंच जाती है, लेकिन वो पॉलिटिकल पावर और एक सिटीजन के जो राइट्स हैं और उसकी जो डिग्निटी है उसको दिलाने में, उसको रिस्टोर करने में, जो उसके लीगल राइट्स हैं, उसको जो सिक्योरिटी सेफ्टी एज अ सिटीजन, उसको उसमें परिणत होने में, उसमें उसका अनुवाद नहीं हो पाता, इन सारे उसमें वो ट्रांसलेट नहीं हो पाते, वो मेयर टोकन रिप्रेजेंटेशन तक रह जाता है। पॉलिटिकल पावर आदमियों के हाथ में ऊपर तक पहुंचाने के लिए उनका एक टूल की तरह यूज होता है, और वो वहीं तक रह जाता है, वहीं तक सीमित होकर रह जाता है। उसके बाद और उसके पहले उनका जो पूरा का पूरा मामला है, मतलब विमेन सेफ्टी, वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, जहां पर मुझे तो लगता है हम उसमें पीछे आए। कम से कम ये वाला जो उज्ज्वल प्रसन्ना का केस है, इससे निश्चित तौर पर इसका जो स्केल है, वो लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट का जो पूरी मूवमेंट है, जो पूरी लड़ाई है, उसमें हम इतने बरसों में बहुत समय के साथ पीछे आते जा रहे हैं। और औरतों को उनका यूज एक तरीके से होता है पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए, मगर जो भी चीज उन्हें प्रॉमिस करी जाती है वो रिप्रेजेंटेशन से आगे जाकर एक्चुअली ट्रांसलेट नहीं होती। अगर होती भी है तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन तक टिकी रहती है, वो भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नागरिक अधिकार, नागरिक सुरक्षा, या जो आपकी गरिमा है उसको सुरक्षित रखना, जो न्यायपालिका और जो पूरी पार्लियामेंट इन सबका दायित्व है, उसके लिए किसी को कोई मतलब नहीं है। नो कॉन्सिक्वेंस का सिटीजन, सेकंड क्लास सिटीजन जो हम कहते थे, जो मुझे अभी बोलने में रिटोरिक लग रहा है कि यार मैं क्या 60s की बात कर रही हूँ, वो एक्चुअली 25 में हो रहा है, 24 में हो रहा है। 60s कॉन्वर्जेशन, हम वहीं पर है। इनफैक्ट हम, जैसा मुझे बार बार लगता है कि हम पीछे गए हैं और समय में। जी अवधेश, एक आप? आखिरी बात कहना चाहूंगी। जी काजल। जो फीमेल पॉलिटिशियंस हैं उनके कैरेक्टर पर अगर जरा सा भी कुछ कोई बात कर देता है, मैं ये डायकोटोमी प्रेजेंट करना चाहती हूँ कि एक्सेप्टेबल माना जाता है कि अगर कोई मेल पॉलिटिशियन है तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी या दूसरी बीवी होगी या उसके अफेयर्स होंगे। बट अगर आप इस मामले को कॉन्ट्रास्ट करें महुआ मित्रा के रीसेंट मामले में, जी उनपे केस चल रहा था पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का, जी और वो भी पार्लियामेंट के अंदर।
लेकिन मीडिया में क्या बात जा रही थी, उनके एक्स जो भी ट्वीट कर रहे थे उनके कैरेक्टर के विषय में, जी वो सबसे ज्यादा चल रहा था। जी। जबकि प्रज्वल रेवन्ना या और किसी मेल पॉलिटिशियन के बारे में अगर कैरेक्टर को लेकर कोई सवाल उठाया जाए तो सबसे पहली बात यही आ जाती है, नहीं नहीं ये तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, विपक्ष वाले हमारे साथ ये खेल खेल रहे हैं। तो ये जो अलग अलग मापदंड है एक फीमेल पॉलिटिशियन और मेल पॉलिटिशियन के लिए, जी ये भी कहीं ना कहीं इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जी। अवधेश, आपकी इस विषय पर आखिरी टिप्पणी। अभी जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ था अभी पिछले साल ही, हाँ, है ना, तो उस समय ना एक बड़ा मामला उठा था कि बीजेपी महिला आरक्षण कानून को लोकसभा में पारित किया था। बड़ा शोर शराबा हुआ था कि भी 33% महिला को आरक्षण दिया जाएगा, उनको वो लोकसभा के प्रचार में भी उसे खूब कह रहे हैं। खूब प्रचार किया उसका, और उस समय पे खूब होर्डिंग्स और बढ़ चढ़ के जो है कांग्रेस ने भी समर्थन किया उसका कि भी हम तो ये चाहते हैं। तो कितना ढिंडोरा पीटा गया। तो मैंने उस समय पे रिपोर्ट भी की थी, मैंने सिर्फ मध्य प्रदेश के आंकड़े उठाए थे। तो जो है बीजेपी ने सिर्फ 11% महिलाओं को टिकट दिया था और कांग्रेस ने 13%। तो देखिए मतलब दस्तावेज में, एडवर्टीजमेंट में, और कितना हल्ला हुआ। प्रधानमंत्री खुद आके जो है सदन में बोले कि हम जो है महिलाओं को ही चाहते। तो मतलब महिलाओं के नाम पे वोट बटरने की जो प्रथा है हमारे देश में, वो तो चलती आ रही है, और वो चाहते हैं कि मतलब महिलाओं के नाम पे बस वोट लेते रहो, ये सब करते रहो, लेकिन जब उनके हक की बात आती है तो कोई साथ नहीं खड़ा होता। इसी मामले में मतलब अब आप सोचिए कि यही मामला अगर कांग्रेस का होता या कांग्रेस की पार्टी से जेडीएस का अलायंस होता तो क्या यही स्थिति होती इस देश में? बताइए मुझे। नहीं होती ना। बीजेपी वाले सड़कों पे उतर जाते, हल्ला मचा देते, यही सब करते रहते। मीडिया भी बहुत कुछ करता, और खासतौर से मीडिया। लेकिन अभी सब ने एकदम ऐसे चुप्पी साध ली है जैसे मतलब कुछ बहुत बड़ा मामला हुआ ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि मतलब जब भी कभी ऐसे मामले आते हैं तो मुझे लगता है कि सख्त तौर पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी से निकाल देना चाहिए, और बिल्कुल सारे अधिकार उसके छीन लेने चाहिए कि मतलब वो इलेक्शन भी कभी लड़े। इस तरह का कुछ नियम कानून बनने चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकतें ना, जैसे अभी काजल बोल रही थी कि वो जर्मनी चले गए हैं, वो गए हैं प्लानिंग के साथ। सबको पता है कि मतलब इधर जो है वीडियो वायरल हो रहे हैं, सीडी मतलब उनकी सीडी बांटी जा रही हैं। मैंने वही तो कहा, वो यूएसबी ड्राइव है ना, वो कह रहा है कि छुट्टी मनाने चलेगा। बीच चुनाव में छुट्टी मनाने चलेगा, प्रचार तो चालू है अभी। 91 साल के दादाजी तो अभी प्रचार कर रहे हैं, पोता बाहर चला के छुट्टी मनाने। तो कहीं ना कहीं होता क्या है ना कि ऐसे मामले में लगता है कि मान लो उनको जेल होगी तो अपना जो पूरा, अभी उनकी उम्र ही कितनी, 33 साल तो उम्र है, पूरा राजनीतिक करियर है, तो आदमी सोचता है कि जेल चले जाएंगे, बदनामी हो जाएगी, ये सबसे आदमी थोड़ा बचना चाहता है। इस वजह से वो भागे। जैसे ऐसे ही मतलब जगजीवन राम एक बड़े नेता हुआ करते थे, बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में। तो ये 1977 की बात है जब इमरजेंसी लगी थी भारत में, और इमरजेंसी में लगी। हाँ, उसके बाद मतलब इमरजेंसी के तुरंत बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 77 की। इमरजेंसी के बाद 77 में कांग्रेस चुनाव हार गई। कांग्रेस चुनाव हारने के बाद जगजीवन राम जो है, मतलब चुनाव के हार के मतलब इमरजेंसी के खिलाफ जगजीवन राम जो है वो जनता पार्टी में चले गए। वो जनता पार्टी में जाने के बाद वो वहाँ पे थे। तो क्या हुआ कि उस समय पे मेनका गांधी की एक मैगजीन हुआ करती थी, सूर्या मैगजीन। तो इनके बेटे थे जगजीवन राम के सुरेश राम, उनकी जो है अश्लील तस्वीरें उस मैगजीन में छपी। जबकि वो उस समय पे मतलब उनका बड़ा नाम चल रहा था, वो प्रधानमंत्री के दावेदार थे। तो उस एक जो अश्लील तस्वीरें उस मैगजीन में छपी, उसके बाद उनका करियर खत्म हो गया है, राजनीति करियर खत्म हो गया। उसके बाद 2017 की अगर मैं बात करूं तो 2017 में फिर इतिहास दोहराया। 2017 में ये हुआ कि जब यूपी में इलेक्शन चल रहा था और जब मतलब एक माहौल क्रिएट हुआ कि मतलब, तो 2 धड़े थे उस समय पे, आपको याद होगा शार्दुल जी, कि एक तो योगी के लिए आवाज़ उठा रहा था कि जो है योगी सीएम बनेंगे, दूसरा वरुण गांधी के लिए, वरुण गांधी के लिए एक धड़ा आवाज़ उठा रहा था कि वरुण गांधी सीएम बनेंगे। उसी बीच जो है उनकी वीडियो वायरल हुई, तस्वीरें वायरल हुई, है ना, वरुण गांधी की। तब ये मीडिया में, तो उनका करियर देखिए, वहाँ से जहाँ वो सीएम के दावेदार हुआ करते थे कभी, आज उनकी स्थिति है कि उनको जो है लोकसभा का टिकट नहीं मिल पा रहा है। नहीं, पर मैं थोड़ा सा कहूँगा, देखिए वो जो तस्वीरें वायरल होने का, मुझे बाबू जगजीवन राम जी के लड़के का तो पता नहीं, पर आमतौर पे क्या लोग करते हैं जिससे आपके ऊपर थोड़ा सा कीचड़ उछल जाए। लेकिन वो
कंसेंचुअल एडल्ट्स क्या कर रहे हैं इससे किसी का कोई लेना देना नहीं। मैं तो बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। मुझे भारतीय समाज के उस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है कि वो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। नहीं, उसमें बताया कि जी 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 मुझे एक छोटी सी बात इसमें जोड़नी थी। अवधेश जी की जो बात है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है इस पॉइंट को लिए बिना और इस पे स्ट्रेस किए बिना ये चर्चा हमें जी खत्म नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बहुत अधूरी रह जाएगी। जी कि ये जो स्कैंडल सामने आया है, मतलब ये जो पूरा मामला सामने आया है, इसमें जैसा उन्होंने बोला, क्योंकि कांग्रेस खुद भी इतने लंबे समय तक कभी कर्नाटक में रही है, उन्होंने इस पे कुछ किया नहीं। एक तो अपोजिशन पूरी तरीके से एब्सेंट है। अगर फिर भी कांग्रेस को इसको लैप कर लेना चाहिए था, उनको इस पे जितना भी वो कर सकते थे, मतलब अग्रेसिव होना चाहिए था, उनको इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, उनको हल्ला मचाना, उनको मतलब जो भी उनकी शक्ति में होता उन्हें करना चाहिए था। एक तो उन्होंने वो नहीं किया। मतलब अपोजिशन की अगर इंटेंसिटी हम सोचें, अगर हम उनकी जगह, जैसा उनके सामने जितना कठिन और चुनौती भरा ये इलेक्शन है कि लोग कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक बीजेपी स्वीप, जो भी बीजेपी खुद को जैसे बता रही है कि हम तो 400 पार जाएंगे, जो भी करेंगे, तो कांग्रेस को इसको बिल्कुल, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दे शुड हैव गॉन ऑल आउट, उनको इसको पूरी तरीके से करना, तो उन्होंने उस हिसाब से कुछ किया नहीं। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पिलर हो सकता था इस पूरे मामले को ठीक से, मीडिया, तो उसमें भी बहुत, जितनी बड़ी ये घटना है और जितना बड़ा ये एपिसोड हुआ है उसकी और इसकी जो ग्रेविटी है, जिस ग्रेविटी की ये चीज़ सामने, मतलब जितनी संख्या वीडियोस की बताई गई, तो ऐसा तो है नहीं कि जितनी संख्या में वीडियोस आए, वो जैसा कि अवधेश जी बार-बार बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, कि ये एक दिन में ओवरनाइट नहीं होता, ये रिपीट ऑफेंडर जी होना उनका बताता है ना? तो इतनी बड़ी, इतनी ग्रेविटी की चीज़ इलेक्शन के पहले आ रही है सामने, इतने प्रोमिनेंट फैमिली के आदमी की सामने आ रही है, उसकी हिस्ट्री, उसका पॉलिटिकल ग्रेविटी, उसकी सोशियोलॉजिकल ग्रेविटी। मीडिया शुड हैव गॉन ऑल आउट, मतलब हल्ला मच जाना चाहिए था और ये बहुत बड़ी घटना की तरह इंडियन पॉलिटिक्स में इसको ट्रीट किया जाना था। मगर कहीं न कहीं ये एक बात रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरीके से सिटीज़न की वैल्यू कम हुई है हमारे पूरे लैंडस्केप में, हमारी पूरी डेमोक्रेसी में, कि कुछ भी हो जाता है वो हमें शेक नहीं करता। मतलब जी कुछ भी हो जाता है, हम हिलते, हमें कुछ होता ही नहीं है। मतलब पुराने, इसमें छोटी-सी चीज़ कोट करना चाहूँगी कि फिराक गोरखपुरी अक्सर कहते थे कि ज़माना इतना बदल गया कि अच्छे से अच्छा शेर सुना दो, जनता बैठी रहती है, कोई वाह नहीं करता। मतलब वो जो चीज़, वो उनको इतने इतने अरसा पहले उनको लगती थी, मुझे लगता है आज उसके कोनोटेशंस अलग हैं और अलग दृष्टि से मैं वो एनालॉजी ड्रॉ करके बता रही थी आपको कि कुछ भी हो जाता है, ना मीडिया हिलती है, ना लोग, मतलब हम इतने नम हो चुके हैं, नमनेस की कोई लिमिट नहीं रही। तो 2 जो और पिलर्स हैं जिनका फेल होना हमें यहाँ नोट करना चाहिए, एक तो अपोज़िशन है और दूसरा मीडिया है, जिसने अपनी ड्यूटी को उतने अग्रेसिवली निभाना चाहिए वैसा नहीं किया। और इसलिए ये मुद्दा, मतलब अब हम न्यूज़ लॉन्ड्री को जानते हैं कि वो बहुत क्रिटिकल आई रखता है मीडिया पर, इसलिए चर्चा ऑर्गेनाइज़ हुई है। मगर जो कहते हैं, एक जना भांड थोड़ी ना फोड़ता है, मतलब इसके लिए कलेक्टिव उसकी ज़रूरत है हमको। वो बिल्कुल गायब है, नियत गायब है, इंटेंशन गायब है टोटली। इवन फ्रॉम द अपोज़िशन एज़ वेल एज़ फ्रॉम गोदी मीडिया से तो क्या ही बोलें, वो 90% ऑफ द मीडिया जी है। तो तो ये तो दिक्कत है ही, और आपने ये बात सामने रखी, और हम तो इस बात को करते रहते हैं। जैसा आपने जिक्र किया, न्यूज़ लॉन्ड्री इस बात को बार बार उठाता है कि मीडिया की पारदर्शिता अगर आपको चाहिए। अवधेश ने जैसे जिक्र भी किया अपनी रिपोर्ट का, कि प्रचार में आपको बहुत बता रहे हैं, पर अवधेश ने रिपोर्ट किया था और न्यूज़ लॉन्ड्री ने रिपोर्ट किया था कि असल में वो रिप्रेजेंटेशन भी वो नहीं दे रहे परसेंटेजेस में, जो खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसका प्रचार कर रहे हैं, और दोनों ही दल। तो मैं अपील भी करूंगा कि इसलिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, क्योंकि विज्ञापन देने वालों से मीडिया नहीं चलता। पर मैं इस चर्चा को ही रोकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि व्यक्तिगत वो जो फोटो होते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें आपराधिक मामला भी है, शोषण का। हाँ, क्योंकि आमतौर पे तो क्या होता है, नहीं, मैं आपके छवि की बात व्यक्तिगत कर रहा हूँ। हाँ, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, उसके हिसाब से छवि बिगाड़ने की कोशिश होती है, पर वो एक थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट। पर खैर, काफ़ी विस्तार से बात हो गई इस पर, तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ें उससे पहले सब्सक्राइबर्स के पत्र पढ़ लेते हैं। पहला पत्र अंशुल रावत ने लिखा है और वो लिखते हैं, नमस्ते एनएल चर्चा के सभी सदस्यों को। पिछली चर्चा में जो शार्दुल ने कहा, मैं उससे सहमति रखता हूं कि पर्यावरण के संरक्षण के प्रति बातें करने और उसको पॉलिसी लेवल पर लागू करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। परंतु मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिस बहुमत के साथ केंद्र में सरकार है और कई राज्यों में भी भाजपा की ही सरकार है, इससे उन्हें इस विषय पर कोई पॉलिसी लाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पर मालूम है जब तक यह चुनावी मुद्दा नहीं बनता, इस विषय पर कोई भी एक उंगली भी न उठाएगा। फिलहाल प्रिय श्री 107-56 आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार
हेट स्पीच दी पहले चरण के बाद। उसके बाद यहाँ तमिलनाडु में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यह इसलिए किया गया है कि अगर ऐसा भाषण पहले चरण से पहले देते तो तमिल जनता उन्हें एक वोट भी न करती। आप सबका इस थ्योरी पर टिप्पणी। ऑलवेज ग्रेट वर्क, लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। धन्यवाद अंशुल। और आप तमिलनाडु में रहते हैं, आपने हिंदी में पत्र भेजा तो एक्स्ट्रा धन्यवाद। पर आपने बात सही कही। देखिए, लेकिन राज्य और केंद्र में सरकार होने के बावजूद भी पर्यावरण के विषय ऐसे हैं, और ये लंबी चर्चा, पर मैं इतनी सी बात बस कह रहा हूँ कि उनको ज़मीनी स्तर पे बुना कैसे जाए, क्योंकि ये आपको लोगों के जीवन पद्धति तक में परिवर्तन लाने होंगे, तो इतना आसान नहीं है। अगला पत्र जुगराज की तरफ से है। नमस्कार और सत श्री अकाल आप सबको। काफ़ी वर्षों से सब्सक्राइबर रह चुका हूं, परंतु एनएल पॉडकास्ट रेगुलरली नहीं सुनता था। अपने बेटे के जन्म लेने के बाद से चर्चा और हफ्ता सुनने लगा, क्योंकि मल्टीटास्किंग में सुविधा होती है। धन्यवाद जुगराज, मतलब आपको पिता बनने के लिए भी, लेकिन एक्स्ट्रा धन्यवाद आपके बेटे को कि उनकी वजह से आप पॉडकास्ट सुनने लगे हमारी। अब प्रशंसक हूँ, लिखते हैं जुगराज। रिकमेंडेशन की प्रक्रिया बहुत अच्छी लगती है। कुछ दिनों पहले किसी ने राग दरबारी की रिकमेंडेशन दी थी, उस भले मानस को मेरा शुक्रिया। अब आप सबसे गुजारिश है कि कुछ और वैसी ही क्लासिक पुस्तकों के बारे में मुझे बताएं। ज़रूरी नहीं कि पुरानी ही हो। हिंदी भाषा से दूरी बनाई रखी थी तो बहुत वर्षों से, क्योंकि अपनी रीजनल लिटरेचर का प्रचार नहीं होता, लेकिन चर्चा की बदौलत अब ऐसा नहीं रहा। शुक्रिया। धन्यवाद जुगराज। राग दरबारी मेरे ख्याल से लगभग सभी चर्चा पैनलिस्ट ने अलग अलग समय पर रिकमेंड की है। तो अतुल ने भी करी है मुझे याद है, मैंने भी करी है मुझे याद है, पर समय अलग अलग समय पर। विशाल का भी छोटा सा पत्र है। चर्चा में चुनाव के चरणों की बढ़ती संख्या का जिक्र हुआ। जैसे कि ममता बनर्जी ने भी कहा है कि ये बीजेपी और मोदी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सके इसलिए किया गया। किसी एक राज्य में मतदान एक ही चरण में होना चाहिए। एक और चुनाव आयोग कहता है कि हम एक देश एक चुनाव के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ इतने सारे चरण। और दूसरी बात यह कि मोदी को मीडिया में पीएम कह के जो बार बार संबोधित किया जाता है वो भी ठीक नहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते वो केयर टेकर पीएम हैं। इससे मतदाताओं की मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है। विशाल, आपकी बात सही लग सकती है, पर वो केयर टेकर पीएम नहीं है, वो अभी पीएम ही है। केयर टेकर पीएम वो होता है जब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया हो और राष्ट्रपति किसी को केयर टेकर बनना है। पर चरणों की बात पे ये पहली वाली बात सही है, लेकिन इनकी हाँ, उस पर हमने कई बार बात की थी अवधेश। हाँ। पता नहीं तुम थे या नहीं, पिछले 2-3 हफ्तों में मैंने किया था भाई कि ये चरण कितने होंगे और कैसे होंगे, इस पे कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ पता नहीं चल पाता। तो आप अपने विचार रखे, मैं तो रख चुका था पहले, तो वो श्रोताओं को पता है। असल में होता क्या ना, सत्ताधारी पार्टी अपने हिसाब से चरण बांटती है। नहीं, पर एक मिनट, मैं आपको टोक इसलिए रहा हूँ क्योंकि चुनाव आयोग करता है, सत्ताधारी पार्टी नहीं करती। देखिए, बिल्कुल सही बात कहनी चाहिए, चुनाव आयोग डिसाइड करता है, पर हमें नहीं पता वो क्यों। देखिए, चुनाव आयोग का तो ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, किस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रही है। आप ये देखिए, बीजेपी के ऑफिशियल पन्ने से एक ऐसा वीडियो अभी सर्कुलेट हुआ और बार बार ये बात कही गई कि मतलब कि इस तरह के बयानबाजी और इस तरह के मतलब वीडियो बना के आप सर्कुलेट कर रहे हैं ऑफिशियल पन्ने से बीजेपी के इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुआ। और जब पब्लिक ने और जब हमारे आप जैसे लोगों ने मतलब उस पर ऑब्जेक्शन उठाया और लोगों ने उस पर तमाम गालियाँ सुनाई कि भाई आप कैसी हरकतें कर रहे हैं और ये किस तरह की सामग्री जो है बीच चुनाव में प्रसारित करें, मतलब सोचिए मौन है। मैं खुद एक मेरी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, मतलब तो उसमें यही है कि एक ग्रुप है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन के ग्रुप में उस वीडियो को डाल के जो रिपोर्टर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई इस पे क्या कुछ एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन को टैग करके, उन अधिकारी को टैग करके, क्या इस पे कुछ एक्शन होगा। मौन है। तो ऐसा भी नहीं है कि उस वीडियो के बारे में इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कि इसमें क्या सामग्री है। नहीं, वो बात ठीक है ना। आधिकारिक तौर पर फेज का चरण चुनाव आयोग करता है और उनका आधिकारिक बयान ये है कि वो रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से होता है, क्योंकि मशीनें और सुरक्षा बलों को इधर से उधर भेजना। हाँ। पर ये तो मैं जरूर कहूंगा पारदर्शिता नहीं है, तो हमें एग्जैक्टली कारण नहीं पता। बिल्कुल। अगला पत्र है अभिषेक निगम का। माई लेटर इज रिलेटेड टू 27 April डिस्कशन। व्हाइल आई एग्री विद आनंद जी दैट एवरी पार्टी पोर्ट्रेज अ सॉर्ट ऑफ apocalyptic vision to garner votes, it cannot be balanced with this argument when it comes to PM spreading such blatant lies, and that too repeatedly. I don't remember the last time when a PM stooped to such a low level and the level is breached again and again. I really fear that this
culture that PM Modi has started will not end soon, and it might be a situation of going downhill. When I see the PM speaking the language of a goon, it angers me to the core, and I don't think he has the right to be defended by such a balancing act. There is no course correction whatsoever all through these years. Lots of appreciation though for the NL team and all the panelists. Really enjoy listening to you all. Keep it up. धन्यवाद अभिषेक। और आपने जो बात कही, आनंद ने क्या कहा था वो मैं नहीं पता, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं चर्चा पर नहीं था, लेकिन आपकी बात से मैं इतना ज़रूर राज़ी हूँ कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह के विश्वमन अपने पब्लिक भाषणों में किया है पिछले कुछ हफ्तों में, उसका कोई भी तर्कपूर्ण वजह, आप रैशनल वजह कोई नहीं बता सकते। इस तरह की भाषा जिस स्तर पर वो पहुंच चुके हैं, और फिर वो जिस तरह की बात कर रहे थे कि जैसे नवरात्रों में खाकर हमें भड़काते हैं, ये उन्हें शोभा नहीं देती। वो अपने प्रोफेशन के चरम पर पहुंच चुके हैं, वो भारतीय इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। कोई व्यक्ति अपने घर में क्या खा रहा है उसकी परवाह उन्हें नहीं करनी। मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं, सही बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप पसंद करें या ना करें, इसे कोई मना नहीं कर सकता। वो भारत के इतिहास में अब दर्ज हो गए हमेशा के लिए। तो उन्हें ऐसी बातें नहीं करना शोभा नहीं देता। उनके पास बहुत बड़ी थाती है भारत के इतिहास की, धर्म को संभालने की, जिसकी वो दुहाई भी देते हैं। तो खैर, अगला पत्र श्रुति का है। वो लिखती हैं, एनएल चर्चा 315 के संबंध में ये खत लिख रही हूँ। मैं चाहता हूँ कि आदिवासी समाज या मुंबई के एग्री यानी किसानी कोली समाज के लिहाज से ज़्यादा समाचार एनएल लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि मैं मुंबई से हूँ। मैं जानता हूँ कि कोली समाज के लोगों को कितना नुकसान भुगतना पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन से। अग्री लोगों की ज़मीन आज भी छीनी जा रही है। मैं जानता हूँ कि हम एक द्वंद्व में फंसे हुए हैं, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की ज़रूरतें भी पूरी करनी हैं, पर मूल निवासियों की राय को भी उतनी ही ताकत से पेश करना चाहिए। हम पूंजीवाद की आलोचना करते हैं, पर जब तक हमारा जीने का तरीका आदिवासी समाज जैसा नहीं होगा, तब तक पूंजीवाद बढ़ता जाएगा। जैसे वो प्राकृतिक संसार की इज्जत करना जानते हैं या न्यूनतम तरीके से जिंदगी जीते हैं, थोड़ा हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाना होगा अगर पर्यावरण को हमें बचाना है तो। मैं एक किताब रेकमेंड करना चाहता हूँ इस विषय पर, नरेंद्र की लिखी हुई बस्तर डिस्पैचेस। धन्यवाद श्रुति, एक तो हिंदी में लिखने के लिए धन्यवाद। मैं पढ़ कर बता सकता हूँ कि आपका मूल भाषा हिंदी नहीं है, तो और आपने जो बात कही वो सत्य है। जो मूल निवासी हैं किसी भी जगह के, उनकी बात को जो वजन नहीं मिल पाता और पूंजीवादियों को मिल जाता है, उसी तरह के कैपिटलिज्म से हमें नफरत है। समृद्ध होना, पैसा बनाना कोई गलत काम नहीं है। भारतीय समाज भी और संस्कृति भी उसको बुरा नहीं मानती, लेकिन आप उसको थोड़ा संयम रह के करें। तो थैंक यू। अगला शब्द है अगला पत्र है सौरभ का। हाय कॉमरेड्स, हेलो। Love Shardul's climate podcast. Occasion couldn't have been better. It's the Earth month. धन्यवाद सौरभ। Suggestions: maybe Charcha can dedicate one podcast to environment related topics during Earth month every year. I'll personally love it. And for Shardul, काम चल रहा है भाई PS4 एमुलेटर्स पर। अच्छा, सबसे ज़्यादा डिमांड ब्लडबोर्न का ही है। अभी प्रोजेक्ट इन्फेंसी में है, 4-5 साल लगेगा ब्लडबोर्न चलाने लायक मैच्योर होने में। RPC SX and FEPS4 are the two big PS4 emulators under development. You can donate to these projects if you want to support development. I trust them, but you do your own research. ठीक है सौरभ, वो मैं करूँगा, बट लाइक अब आप इसे एलिटिज्म भी कह सकते हैं। मेरे पास PS4 और 5 दोनों है, मैंने ब्लडबोर्न खेला है, बट हाँ एमुलेटर्स पे काम हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। लाइक मुझे अच्छा लगा ब्लडबोर्न पे खेलने वाला भी कोई, ये सब कोई नहीं समझ सकता है, समझते इन्हें पता ही नहीं क्या है ब्लडबोर्न। थैंक यू। अगला पत्र है अमृता का। हाय चर्चा टीम, लव दिस पॉडकास्ट एंड सपोर्ट ऑल अदर रिक्वेस्ट टू हैव अ पॉडकास्ट ऑन क्लाइमेट चेंज इन हिंदी। I work on climate accounting for a Dutch bank, and you can contact me if I can contribute it from a financial institution perspective. I really hope climate change and women's safety become electoral issues in India. Keep up the good work. Proud subscriber अमृता। धन्यवाद अमृता। और मैंने उसकी रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है। मेरे पास पॉडकास्ट वाला जिम्मा है न्यूज़ लॉन्ड्री में, और हम चुनाव खत्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद इस पर काम हम तुरंत शुरू कर देंगे। और आपका
ईमेल मैं रख लूँगा, मैंने ये नोट कर लिया है कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसे कैसे देखते हैं तो आपको मैं बिल्कुल संपर्क करूँगा। तो जैसा हमने सुर्खियों में भी जिक्र कर दिया था और थोड़ा सा इस बातचीत में भी आ गया कि चुनावों से जुड़ी भी खबरें लगातार चल रही हैं। तीसरे फेज़ की मतदान 7 मई को है, मंगलवार को, और कांग्रेस ने कल रात ही बड़े दिन से कयास लग रहे थे कि कहाँ से लड़ेंगे राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का तो पता नहीं, लेकिन अमेठी से केएल शर्मा को, उनका पूरा नाम क्या था मेरे दिमाग से उतर गया, किशोर कुछ करना जी, केएल शर्मा को टिकट दिया गया है और रायबरेली से अपनी मां की सीट पर उत्तराधिकारी उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी उतर रहे हैं। और भाजपा की दूसरी जो है कैसरगंज सीट है, जिसका जिक्र हो रहा था अभी बात करते हुए, जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद थे नहीं हैं, उनकी जगह अब उनके बेटे कर्ण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। और जैसा हमने पिछली बातचीत में किया, क्योंकि वो उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, साक्षी मलिक ने तो ये कहा भी कि तीसरे चरण में 95 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और 13 राज्यों की ये सीटें हैं, जिनमें गोवा की सीट भी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री का प्रचार चालू है, पर काजल जाने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं काजल से कहता हूँ, काजल, ये सारी सुर्खियाँ खास तीसरे फेज़ के लिए हैं और प्रधानमंत्री ने जैसे तेलंगाना में बयान दिया कि वो आरक्षण नहीं देंगे, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हालांकि पिछले हफ्ते की चर्चा भी इस विषय पर थी, इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा। प्रधानमंत्री के बयान फेज़ दर फेज़ और दिन पर दिन, कम से कम मेरी नज़र में तो और ज़्यादा विश्वमन वाले होते जा रहे हैं, वेनमस। लेकिन उनके समर्थक झूल रहे हैं। पर इस चुनाव में एक बात साफ अब हो गई है कि पहले 2 फेजेस में मतदान का प्रतिशत पहले से काफ़ी ज़्यादा गिरा और कुछ जगह तो बहुत ज़्यादा गिरा है। वो पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं तो कहीं वो गिरने की दर इतनी नहीं है, लेकिन कुछ जगह बहुत ज़्यादा है। जैसे मथुरा में, उत्तर प्रदेश में देखें तो बहुत ज़्यादा है, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा के लिए खराब है, कुछ लोग कह रहे हैं विपक्ष के लिए खराब है। तो आपकी टिप्पणी इन सब चीज़ों पे, इससे पहले आप जाएं। जी, 2 चीजें। चुनाव का प्रचार शुरू होने से पहले से ही मैं एक बात कहते आ रही हूँ कि ये जो चुनाव है इस बार, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है, जी, ये चुनाव ज्यादातर अर्बन वर्सेस रूरल वोट्स का चुनाव रहेगा। अच्छा, जो लोग हमारी अर्बन पॉपुलेशन है, जिनकी ज्यादातर जरूरतें पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने के कगार पर है, वहां मुद्दे ये रहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। पर आप एक चीज देखिए कि जो रूरल इंडिया है वहां पे डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जहां इसके वजह से कांग्रेस ने ये जो मैनिफेस्टो इनका जो बनाया है, जिसमें काफी सारे स्कीम्स ऐसे हैं जिससे रूरल इकोनॉमी में पैसा पंप इन किया जा सके, ऐसा उनका कहना है। तो मैंने जो भी ऑब्जर्व किया है कि ये जो पैटर्न है इसमें अर्बन और रूरल वोटिंग का बहुत अलग रहेगा। देयर कुड बी एन एडवांटेज टू द ऑपोजिशन इन द रूरल एरियाज और इन द पुअर लोकेलिटीज। जी, क्योंकि एक चीज ऑपोजिशन शायद अच्छे से मैसेजिंग दे पाई है कि क्रोनी कैपिटलिज्म का जो मैसेज है वो शायद कहीं ना कहीं अच्छे से घर कर गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स और अदानी को लेकर। इवन दोज हु सपोर्ट द बीजेपी, वो मानते हैं कि भाई हाँ ये है। नहीं देखिए, महंगाई तो उन्हें भी झेलनी पड़ रही है भले ही वो मुंह पे ना कह पाए नहीं मोदी जी सब ठीक काम कर रहे हैं, पर पैसे तो देने ज्यादा पड़ ही रहे हैं। जी, और हम आए दिन मुंबई लोकल्स में भी, जैसे मेरे एक दोस्त थे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्टोरी के अगले ही दिन मुंबई लोकल में वो जा रहे थे, तो वो देखिए बोरीवली से लोकल लेते हैं और बोरीवली में काफी ज्यादा गुजराती पॉपुलेशन है। तो वो ट्रेन जो होती है गुजरातियों से भरी रहती है और हर किसी ने हर कोई इसी बारे में चर्चा कर रहा था और सबने माना। उन्होंने जिनकी भी चर्चा सुनी वो कह रहे हैं कि सबने माना कि भाई झोल तो है, ऐसा उनके अपने लोकल ऐसा लैंग्वेज किया रहेगा, इतना तो नहीं हो निकल सकता झोल तो है। पर अभी ये बात अलग है कि वो उसे करप्शन की तरह देखते हैं कि एक बिजनेस प्लान की तरह देखते हैं, वो आपको वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। बट
पॉइंट ये है कि वो जो छवि थी 2014 में या कि दिस इज एन इनकरप्टिबल पर्सन, दिस इज अ पर्सन हु डज नॉट हैव एनी अटैचमेंट टू एनी मटेरियल गुड्स, वो वाली छवि थोड़ी धूमिल हो चुकी है। टेफलॉन कोटिंग अब खुरच गई है दिल्ली आके थोड़ी सी तो छवि वो धूमिल हो चुकी है। गुजरात की सीटें, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बार बार, सॉरी, बट गुजरात की सीटों पर भी इस फेज में चुनाव है, 26 में से 25 पे, क्योंकि एक पे तो जीत पहले ही हो चुकी है सूरत वाली पे, उस पे कोई उम्मीदवार ही नहीं बचा। देखिए गुजरात का तो मैं आपको ये कहूंगी कि आपका रीजनल प्राइड और द फैक्ट दैट हिज टेन्योर इन गुजरात as largely positive when it comes to development। जी देखिए इसकी कई वजह हैं। एक तो ये कि अर्ली 2000 था जब आपको एक्चुअली लिबरलाइजेशन के फायदे प्रत्यक्ष दिख रहे थे, तब का टेन्योर था मोदी जी का, और तब गुजरातीज बिकॉज ऑफ देयर एंटरप्रेन्योर स्पिरिट उसका काफी फायदा उठा पाए। सो आई वुड ऑलवेज क्रेडिट कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी या मोदी का नहीं, इट्स ऑल्सो डाउन टू द एंटरप्रेन्योर spirit of the Gujarati that whatever development happened there at that particular time। But ये मोदी के लिए ऑफ कोर्स एक टॉकिंग पॉइंट बन गया पीएम मोदी के लिए, और क्योंकि गुजरात का एक पॉजिटिव इमेज बन गया उनके कार्यकाल में, सो आई डोंट सी कि गुजरातीज उनके अगेंस्ट वोट करेंगे। जो एक सीट ऑलरेडी जीत चुके हैं, ऑपोजिशन ने कयास यही लगाए थे कि वो सीट शायद थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी। अगर आप 2019 में भी देखें तो 2019 में भी काफी सारे प्रोटेस्ट हुए थे, क्योंकि जीएसटी की वजह से जीएसटी के बाद आए थे, और सूरत में जीएसटी को लेकर काफी प्रोटेस्ट हुए थे। तो सूरत की जो सीट है, सूरत की जो जनता है, वहां असंतोष काफी समय से शुरू है, पर ये एक नया ही तोड़ निकाल लिया है इन्होंने, तो हम कुछ कह नहीं। सूरत में मेरे व्यक्तिगत जानकार रहते हैं और वहां की पब्लिक बहुत गुस्सा थी 2019 में, तो जीएसटी की वजह से बहुत गुस्सा थी। पर आपके जाने का समय है, तो आप जाएं उससे पहले हमारे श्रोताओं के जीवन को समृद्ध करने के लिए आप कोई भी 1, 2, 3, 4 जितनी भी रिकमेंडेशन देना चाहें, वो कुछ भी हो सकती है, कोई किताब, फिल्म, संगीत, रिपोर्ट, ऑफ कोर्स अपनी रिपोर्ट, अपनी कुछ लेखनी, बिल्कुल सेल्फ प्लग जरूर करना चाहिए। जी, मैं सेल्फ प्लग तो नहीं कर रही हूँ, पर ये चुनाव का मौसम है, और आजकल के साहित्य में जो भारतीय साहित्य है उसमें जो उसमें सटायर जो है वो बिल्कुल चला गया है। एक दौर था 50s, 60s, 70s, 80s का, जब वो चरम पे था जी। और उस वक्त एक लेखक थे हिंदी के जो बहुत ही मशहूर थे इसके लिए, वो है हरिशंकर परसाई जी। मैं कहना चाहूंगी सबसे कि जाइए हरिशंकर परसाई की हर एक सटायरिकल पीस, हर एक निबंध पढ़िए, और आप देखिए कि वो कितना अभी भी रेलेवेंट है। जी। उन्होंने हर बात जो कही है वो आज भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमें भी सोचना चाहिए कि हम ये चीजें क्यों सह रहे हैं। जी, धन्यवाद काजल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। काजल अभी तक हमारे साथ जुड़ी थी। प्रियंका, ये तो जो तीसरा अब चुनाव का फेज, जो तीसरे चरण की वोटिंग होगी 7 तारीख को जी, उस पर आपने क्या क्या देखा? और एक चीज़ तो मैं, जैसे मैंने अभी बताया श्रोताओं को गुजरात की बात, तो ये मेंशन करना थोड़ा सा ज़रूरी है कि गुजरात ही नहीं, गोवा में भी चुनाव हो रहे हैं। कई बार हम छोटे राज्यों में जहाँ सीटों की संख्या कम होती है उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं मीडिया में, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गोवा की, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा पे भी चुनाव हो रहे हैं, वो भी याद दिलाना चाहूँगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं और इनमें खास तौर पे काफ़ी कांटे की टक्कर रहती है। इतना आसान चुनाव ये नहीं होता, हालांकि भाजपा जीतती आ रही है, पर खासतौर से साउथ गोवा का चुनाव काफ़ी टक्कर वाला रहता है। प्रियंका, आपका तीसरे चरण के इन सब हेडलाइंस और जो सब चल रहा है उस पर क्या टिप्पणी है? मुझे ऐसा लगता है एक और भी कुछ सीटें हैं जो मध्य प्रदेश में भी ध्यान, इंदौर भी तीसरे में जाने वाले, इंदौर की सीट
इंदौर का तो अभी आपने बताया ही। उसके साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से लड़ रहे हैं, पहले मुझे भाजपा से इस बार खड़े हो रहे हैं। जी और पिछली बार जब वो हारे थे तो मैं उनकी सीट पे उनकी डिफीट के बाद गई थी, और मैंने वहां देखा, मतलब मुझे लग रहा था मैं बैक इन टाइम चली गई हूँ वहां पे। मैंने देखा, मैंने तो सच में, मतलब मैंने रिपोर्ट में, बीबीसी में वो छपी है रिपोर्ट, पूरा मेरा जी वो उसमें बैलगाड़ियों से भी पानी जा रहा था। 9-9 दिन तक उस समय गर्मी में पानी नहीं आ जी रहा था, 10वें दिन पानी आता था। और ऐसा लग रहा था कि बैक इन टाइम चली गई। लोगों में बहुत गुस्सा था, और वो खुद भी लेकिन अपोलोजेटिक भी फील कर रहे थे कि पहली बार हमने राजा जी के खिलाफ वोट दिया है, लेकिन हमें देना पड़ा, क्या करें। तो वो आयरॉनिक जो आयरनी है ना इंडियन पॉलिटिक्स की, वो इतनी साक्षात दिखाई इस बार। अभी जो दिग्विजय सिंह की सीट और साथ में उनकी सीट पे भी तीसरे फेज में चुनाव है, और एक और महत्वपूर्ण सीट है विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, जिनको जी इस बार उन्होंने जीतने के बाद उनको चीफ मिनिस्टर बनाया नहीं, उनको हटा दिया। तो वो लड़ रहे हैं, पता नहीं उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, उनको शायद आगे भेजेंगे दिल्ली, क्या करेंगे। तो वो ये कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं यहाँ पर। मगर मुझे जो एक ओवरऑल मूड दिखाई देता है, ऑब्वियसली जो वोटिंग परसेंटेज घटा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी वजह से बौखला कर अपने कैंपेन में प्रधानमंत्री जी विश्वमन, जो आपने अभी कहा, वो जी लगातार उनका बढ़ता जा रहा है, इसके क्रेडिट इसको दिया जा रहा है। मगर ये बहुत ही हिस्टोरिकल थर्ड फेज पे तक जो माहौल बन गया है गलगोटिया के बाद, और जो पूरा माहौल है कर्नाटका के बाद, बहुत सारी चीजें हो रही हैं कॉन्स्टेंटली। और मेरे को ऐसा लगता है कि जिस भी तरीके से वोटिंग होगी, जो भी होगा, जो भी नतीजा आएगा इस इलेक्शन का, और इसके बाद जो नतीजा आएगा, वो 2-3 चीजों पे सबसे ज्यादा के बारे में एक जिसे कहते हैं ना लकीर खींच देना, वो खींचेगा। वो तो मीडिया बिहेवियर है एक, सबसे पहले। जी और उसके बाद में दूसरा ये कि हमारी डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या होगा, कितना, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा काजल ने, मुझे भी ये लगता है, और ये फैक्ट्स के जरिए और जो घटनाएं हो रही हैं, ये भी एक चीज हमारे सामने आती जा रही है कि जो अनटच्ड और जो एक उस तरह की छवि थी 2014 में भाजपा सरकार की और मोदी जी की, कि बिल्कुल ही बहुत अच्छे हैं और कुछ भी इनमें फ्लॉलेस है, उसमें एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, मगर उससे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी को तो ये लोग उस तरीके से मानने नहीं देते, क्योंकि मीडिया, जो पूरा गोदी मीडिया, वो कैंपेन किया रहता है, नहीं एंटी इनकम्बेंसी का, ये तो 50 साल भी करे तो भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं आ सकती। मगर गोदी मीडिया की इन प्रयासों की, और लोट कर साक्षात दंडवत करने के बावजूद, दंडवत प्रणाम करते हैं उनको, तो अगर कहा जाए कि अगर सरकार बोल रही थोड़ा सा झुकने के लिए, तो वो पूरा लेट जाते हैं। खैर, उसके उन प्रयासों के बावजूद बहुत सारी एक ऐसा पैरेलल सोशल मीडिया एक मूवमेंट भी खड़ा हुआ है, और लोगों को दिख भी रहा है कि बहुत सारे फ्लॉज हैं जो इस गवर्नमेंट के, वो भी सामने आए हैं, बहुत सारी चीज सामने आई हैं। पर आपको क्या तो लगता है ये जो कम वोटिंग परसेंटेज है, इसका क्या आपकी नजर में, आपने रिपोर्टिंग की है जमीन से भी, अभी भी कर रहे हैं, तो मुझे आपका लगता व्यक्तिगत है तौर कि पे क्या लगता है, क्या ये कारण है? इस पे कुछ भी तय तरीके से, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली कहूँ, तो कुछ भी निश्चित रूप से कहना बहुत थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये हम निश्चित तौर पर नहीं इससे ये तो एक बात है कि हो सकता है कि इसका एक इंडिकेशन इस तरफ है कि बीजेपी की जो मार्जिन है या जो उनका परसेंटेज है, उसमें थोड़ी कमी आए। मगर ये अपोजिशन के साथ कैसे प्ले आउट करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो उस पर एकदम से मैं भी ये जरूर है कि अगर उनकी विक्ट्री बहुत हाई परसेंटेज से, या लॉस जो भी हाई परसेंटेज से होने वाला है उसकी उसमें कमी होगी, वो तो नजर आता ही है, वो तो एविडेंट है ही। मगर अपोजिशन के साथ कैसे प्ले आउट करेगा, ये अभी नतीजा आने के बाद ही साफ हो पाएगा। और लेकिन एक बात जो नतीजे आने से पहले स्पष्ट है, वो है कि बढ़ती संख्या में वोटर्स के अंदर उदासीनता है अक्रॉस द बोर्ड। ठीक तो है। वो वोट करने नहीं जा रहे हैं, इतनी मूवमेंट और इतना हल्ला गुल्ला होने के बावजूद, इतना सोशल मीडिया द्वारा बोले जाने के बावजूद भी। तो ये एक, और फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने जा रहे हैं वोट करने, उनके परसेंटेज में भी कमी बताई जा रही है, तो वो भी एक चिंता की बात है। जी, तो अवधेश, मैं आपकी टिप्पणी लूँ उससे पहले जो एक बात प्रियंका ने बोली, चर्चा के श्रोता जानते हैं, ये जो वंशवादी लोग हैं ना, जो राजे महाराजे समझते हैं, मेरे नस नस में आग लग जाती है इनके नाम से। मुझे बहुत नफरत है इन लोगों से, अपने आप को राजा बताते हैं जो, है ना। तो आप उसे चंद्रशेखर आज़ाद वाला सेंटिमेंट कह सकते हैं, भैया हम आज़ाद पैदा हुए थे, हम आज़ाद ही मरेंगे, तुम राजा हो अपने घर के। लेकिन न्यूज लॉन्ड्री का एक शो भी है, मैंडेट 2024, श्रीनिवासन जैन के साथ, तो वो अपने दूसरे एपिसोड के लिए वहीं गए हैं गुना। और अच्छा। हमारे न्यूज लॉन्ड्री के साथी हैं प्रतीक, उन्होंने भी पहले भी
पिछले लोकसभा चुनाव के आसपास ही उन्होंने भी गुना से डिटेल रिपोर्ट की थी कि उस लोकसभा क्षेत्र की हालत इतनी दयनीय है, पर उस समय को छोड़ देते। मैं अभी का बताता हूँ। इस एपिसोड में आपको देखा है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि असल में 6 घंटे लाइट आनी चाहिए, लेकिन 6-6 दिन तक नहीं आती। तो 6 घंटे भी अब अजीब ही बात है, लेकिन तो अब पानी नहीं है। और उनका चौथी पीढ़ी लड़का, नाम है महान आर्यमन सिंधिया, वो कैंपेन कर रहा है और कह रहे थे मैं आया तो हूँ आपसे सुनने, आप अब की बार जिता दीजिए हमारी फैमिली की। ये मैं अक्षरशः बता रहा हूँ, जनता से बात कर रहे थे। मेरे परिवार का समाज सेवा का इतिहास है और अब की बार आप जिता देंगे तो हम स्कूल ही बनवा देंगे। एक जगह लोग कंप्लेन कर रहे थे कि प्राइमरी स्कूल नहीं बना हुआ और बिजली के लिए कर रहे थे। मैं आया हूँ सुनने के लिए आपकी बात। तो ये एहसान है, एंटाइटलमेंट इतना उस लेवल का है कि कह रहे देखो मैं आया हूँ ना सुनने तुम्हारी बात, अब की बार जिता दो तो काम हो जाएगा। जब तुम्हारे इतिहास, जब तेरे परिवार का, मैं तुम्हारे भी नहीं कहूंगा, तेरे परिवार का इतिहास समाज सेवा का, तो अब तक क्यों नहीं बनाए? 4 पीढ़ियां हो गई। खुद पढ़ा हुआ है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और येल का, यहाँ प्राइमरी स्कूल भी नहीं बना हुआ। सही बात। मैं भी गया था, वहाँ बहुत दयनीय स्थिति है। मैं कई गाँवों में वहाँ घूमा हूँ, मैंने देखा है कि मतलब दूर दूर तक सड़कें ही नहीं है। इत्तेफाक से जब मैं गया तो वहाँ बारिश हो रही थी तो बारिश ने तो सारी पोल खोल दी। मतलब मैं तुम्हारी गाड़ी का, हाँ मतलब मैं ऐसी एक जगह तो मैं ऐसी जगह फंसा कि वो चौराहा था, तो उस चौराहे पे चारों तरफ रास्ते थे गाँव के, तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इधर चले जाओ वो एक सा है, इधर से वो पक्की सड़कें थी, सब टूट चुकी हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। नहीं, बाकी तीसरे फेज पे टिप्पणी आपका राहुल गांधी पे क्या टिप्पणी है, तुमने रिपोर्ट की थी वो। पर ये देखो, ये बात तो सही है, कोई तुम्हें बुरा लगे या ना लगे, पर किसी को भी, तुम्हें से मेरा मतलब है सुनने वाले को, पर ये तो कहा जाएगा भाई लड़ने का जज्बा दिखाई नहीं देता। मैंने जो 3 महीने पहले बोला था, अड़ने का होता है कि नहीं हम चाहे हार जाए तुम्हें आसानी से नहीं जीतने देंगे, वो नहीं दिखता इनमें। अब देख तीसरे फेज की उस पर क्या देखिए, एक बात तो क्लियर है कि जो 2014 और 2019 में था माहौल, वो तो नहीं है। अच्छा, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, 15 करोड़ रुपए खाते में आएंगे। 15 लाख 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे। ठीक है, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। जो ये सब जुमले थे ना, वो तो अब नहीं है। ये तो बात माननी पड़ेगी। सबका साथ, फिर सबका विश्वास हुआ, फिर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका बंटा था सबका प्रयास, तो ये सब तो अब नहीं चल रहा है। तो दूसरी बात यह है कि रात, अगर किसी ने इंटरव्यू देखा हो पीएम मोदी का, TV9 पे 8 बजे इंटरव्यू था, 6-7 जो पत्रकार हैं वो घेरे हुए थे, तो वो इंटरव्यू भी देख के मुझे तो लग रहा था कि वो उनके सवाल लेने नहीं, वो अपनी बताने गए थे वहाँ। मुझे तो लग रहा था मोदी जी ओवर कंपेंसेट कर रहे थे अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक जवाब इतना लंबा था कि समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात बताने गए हैं, इनके सवाल लेने गए हैं। और हर भाषण में वहाँ भी हिंदू मुस्लिम के बिना बात ही नहीं बन रही है। हर जो है बात में मुसलमानों का जिक्र हो रहा है। तो ये वाली सब चीज़ें जो है आदमी को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो पहले वाली स्थिति तो है नहीं, तो स्थिति तो बहुत दयनीय है इस समय। अब कितना ये लोग भुना लेते हैं वो देखने वाली बात है। बात करते इन दोनों सीटों की, जहाँ पे चर्चा चल रही थी कि भाई अमेठी से राहुल गांधी या रायबरेली से प्रियंका गांधी, या प्रियंका गांधी अमेठी से तो रायबरेली से हो। नहीं, मैं आपकी टिप्पणी कैसरगंज पे चाहूँगा। देखिए, आपने उस समय भी फील्ड से रिपोर्ट किया था और अभी भी किया। कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह के बेटे को ही टिकट दे दिया है। इसकी मुझे तो नहीं लगता कि बहुत लोग इसे चाहेंगे, मतलब ये लोगों की आंखों में ये चीज़ खटकेगी नहीं। लेकिन उस आदमी का रोला है वहाँ, आपको ये बात माननी पड़ेगी। बेसिकली उनका बेटा नहीं लड़ रहा चुनाव, वही लड़ रहे। हाँ, वो तो ठीक है, ये क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है कुछ। ठीक है, जिस तरह से उन पर आरोप लगे थे, जिस तरह से पूरा एक मूवमेंट तैयार हुआ दिल्ली में, इतने मैंने खुद यहाँ से जाके रिपोर्ट की थी, मैं उनसे मिला था, किस तरह तक प्रदर्शन चला। हाँ, किस तरह जो है साक्षी ने जूता निकाल के वहाँ अपना रख दिया था और वहाँ से ऐलान कर दिया था कि मैं अब कुश्ती में नहीं करूँगी। तो उसके बाद से जो जिस तरह के माहौल बना था, तो कितना मतलब बीजेपी ने उसे सीरियस लिया ही नहीं। हाँ, तो उस तरह से मतलब एक तरह से तो उनका कद ही बढ़ा ना। और दूसरी बात, जब ये पूरी तैयारी तो वो कर ही रहे थे, अभी भी मीडिया में उनके कितने कमेंट आते थे, कितना वो बोलते थे कि भी ठीक है, पता चल जाएगा किसको क्या होगा, किसका। कभी भी एक बार भी इतना सब होने के बाद भी ये नहीं लगा कि वो आदमी कहीं भी 19 दिखाई दिया हो जी। उसकी दबंगई हमेशा मीडिया के सामने, ग्राउंड पे ये पूरा मूवमेंट चला। यहाँ पर
वो दिखाई दी, वो झलकती थी। और ये टिकट लेने के बाद ये और क्लियर हो गया कि कहीं भी वो आदमी बिल्कुल भी, ना तो बीजेपी ने उनको बिल्कुल भी ऐसा दिखाया कि भाई आप जो है आरोपी हैं, आप पे इतने संगीन मामले लगे हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाया। तो मुझे नहीं लगता उस सीट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो उनका बेटे लड़े या वो लड़े, बात एक ही है। एक राजनीतिक टिप्पणीकार के तौर पर आपको लगता है, कम से कम मैं अपनी बात तो कर ही सकता हूँ पूरे विश्वास से, कि आपको लगता है कि भले ही उस इलाके में ना पड़े, लेकिन लोग बाकी आसपास की जगहों पर तो देखेंगे। देखिए, इतने आरोप लगने के बाद भी जब कोर्ट भी सीधा सीधा उस व्यक्ति को कह रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें जो 19 एक जगह वो दिखे, वो केवल कोर्ट में ही थे जहां उनकी नहीं चल पाई। हाँ, जी प्रियंका। मुझे एक छोटी सी बात इस पे कहनी थी। जी जी बताइए। अ, कि ये कैसरगंज की जो सीट है यूपी जी। की, अभी इस पे जो भी नतीजा आएगा, मेरे को लगता है वो इतना रिमार्केबल है, और वो इस देश की औरतों को बता देगा, और वो एक क्लियर मैसेज होगा हम सबके लिए। मैं इसको ऐसे देखती हूँ, कम से कम। हम्म। मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि हमारी सेफ्टी की और हमारी कितनी परवाह है इस देश को, हमारे सिटीजन्स को या लोगों को, एस्टैब्लिशमेंट को। क्योंकि अगर लोग उनको वोट देते हैं, जिसकी एक बहुत पॉसिबिलिटी जैसा प्रचार से और इन सबसे लग रहा है, ब्रिजभूषण के बेटे को, जो कि एक, जैसा कि अभी अवधेश ने कहा कि वो उनको ही वोट देना है, मतलब ब्रिजभूषण को वोट देने के जैसा ही है। उस इलाके में तो तो इस उनका दबदबा है ही। दबदबा है उनका, और अगर उनको वोट दिए जाते हैं और अगर वो जीतते हैं, तो इसको मुझे लगता है इंडियन वुमेन, भारतीय स्त्रियों को इसको एक मैसेज की तरह लेना चाहिए कि हमारा बेस्ट भी, हम अपना सीना भी निकाल के, हम अपना मतलब कलेजा भी, जिसे कहते हैं ना, दिल निकाल के आपको देते हैं, अपना बेस्ट करें, हम आपके लिए सोने के पदक ले आए, हम आपके लिए पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दें, हम कुछ भी कर दें। लेकिन जो मतलब हमारे साथ अगर इंडियन वुमेन के साथ अगर कुछ भी वायलेंस होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उसके खिलाफ कुछ भी आवाज उठाएं, देश के प्राइम प्रोटेस्ट स्पॉट पर, जंतर मंतर पर खड़े होकर हम रोएं, अपने मेडल दे दें, वहां पे रखें, जूते रख दें, कुछ भी करें, नोबडी गिव्स अ डैम, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकॉन्सिक्वेंशियल सिटीजन्स हैं, ये चीज एस्टैब्लिश हो जाएगी। फिर इस पॉइंट से हमको शुरू करना होगा कि अब हमें आगे क्या करना है, या किसी को भी, जैसे क्लास होती है, कास्ट होती है, कैसे कि विमेन, हाउ शुड दे कंसोलिडेट देयर पावर, हमें ये इन मैकेनिज्म्स की ज़रूरत है। कैसे करना है कि भाई लोकसभा में हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़े, किस तरीके से अपनी आवाज़ को पहुंचाया जाए, कैसे जस्टिस इंश्योर किया जाए, और कैसे ये बात इंश्योर करी जाए कि कम से कम जिन लोगों के ऊपर इतने सिवियर एक्यूजेशंस हैं, उनके बच्चों को, या उनको इस तरीके से जैसे कहते हैं ना कि कान यहाँ से घुमा के बजाय यहाँ से घुमा के पकड़ना, बाप के बजाय बेटे को सीट देना, और उनको पार्टी में इस तरीके से मतलब इस तरीके से उनका एक पब्लिक फेलिसिटेशन करना उनको, ये सब, ये दिस हैज टू स्टॉप। ये अगर ऑब्वियसली वो स्टॉप तो हो नहीं रहा है, उनको टिकट दिया गया है, तो ये पूरी प्रोसेस इसका नतीजा बताएगा, इस सीट का नतीजा, कि इंडिया बहुत, मुझे तो, मैं इसको ऐसे लेती हूँ, मैंने इसको बहुत पर्सनली लिया है, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है इसको लेने का, और मैं इसको पर्सनली ही लूंगी। नहीं, तो आपकी बात मैं बिल्कुल ठीक है। जो मैं आपको बॉलीवुड वाला एग्जांपल दे रहा था ना, वो मैं इसलिए भी दे रहा था कि भारत के आम जनता में जो राजनीति से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखती, बॉलीवुड एक उनके लिए बड़ा एक टॉप टियर चीज़ है। वो आशाओं का भी, सपने देखने का भी, है ना, और कई बार इंस्पायर होने का भी। और एक रियलिटी इंस्पायर्ड पिक्चर बनी जो हिट भी रही, है ना, जिसमें आमिर खान जैसे बड़े अभिनेता हैं शीर्ष के, जो दशकों से शीर्ष पे हैं, है ना, खान ट्रिनिटी बिल्कुल वाले। और जिसके ऊपर वो पिक्चर बनी, फोगाट बहनों पर, बिल्कुल वो भी बिल्कुल प्रदर्शन में थी। लेकिन तब भी आपको बलात्कार या यौन शोषण जैसे मामले का भी न्याय नहीं मिल पा रहा। तो आपको बताना चाहिए सब दिखावा है। दिखावा है, और आप उल्टा सिर्फ न्याय नहीं मिल पा रहा, वो बात भी है कि उसके बाद ये लोग चुप हो जाते हैं, वो भी नहीं होता। आप मतलब कहते हैं ना कि ब्रेजन है आप, आपको बेशर्मी, कोई आपके अंदर कोई मतलब सेंस नहीं है, आप उसको टिकट भी दिला रहे हैं, आप उसको फूल मालाएं पहना रहे हैं, आप उसको चुनाव में खड़ा कर रहे हैं, और आप वापस उसको जिताकर आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें कोई मतलब, हम जैसे हो रहा है ऐसा होता रहेगा, फेडरेशन में ये होगा, तो फिर मतलब उस वहां से फिर हमें हमें मेरा कहना है कि हम डिल्यूजन में ना रहे, इस देश की औरतें डिल्यूजन में ना रहे, उन्हें पता हो वो कहाँ खड़ी हैं और उन्हें शुरू कहाँ से करना है। तो वो ये मैसेज उनको इस सीट के नतीजे से, मैं ये सीट बहुत क्रिटिकल है, इसमें क्या होगा आगे समझ में आता है, देख मतलब नतीजे बताएंगे जी। तो आज की चर्चा को ही रोकते हैं, विस्तार से बात हो गई। रिकमेंडेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो
प्रियंका, आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं के लिए दे दें। इस समय इलेक्शन चल रहे हैं और अगर मैं पोइट्री बहुत पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि अपने सेंस को बनाने के लिए और हम कहाँ से आए हैं ये बात याद करने के लिए, ये देश क्या था और कैसे लोगों ने इसको बनाया है, और हम ये सोच कर लोग वोट देने जाएं कि हम कहाँ से आए थे और आज कहाँ खड़े हैं। इसके लिए वो चाहें तो अगर धूमिल और निराला की पोइट्री वापस पढ़ सकते हैं, कम से कम धूमिल की तो पढ़ ही सकते हैं, वो बहुत एक्सेसिबल है और बहुत आसानी से समझ में आती है। और आजकल की जिस नारेवादी है उनकी कविता, मगर उसमें जो ग्रेविटी है वो आजकल की कविताओं में बिल्कुल मतलब गायब है। तो वो पढ़ें और उसके बाद उनको ये मालूम, मतलब हमें ये बात रियलाइज हो, पढ़ने से कई बार ये बात पता चलती है कि हम सब तो अभी पैदा हुए हैं, तो हमसे पहले भी इंडिया था और कैसे लोग थे, कैसे हम यहाँ तक आए हैं और कैसे हम इसको बर्बाद कर रहे हैं या होने दे रहे हैं। तो ना होने देने के लिए अपना वोट करें, जैसे भी सोच समझ के लोग वोट करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि पोइट्री पढ़ें। पोइट्री आपको हर तरह के गुंडई से और हर तरह के वैमनस्य से और कम्युनल हर तरह की एक्सट्रीम भावना से अच्छा उपन्यास और अच्छा गद्य और अच्छा पद्य बचाता है। तो धूमिल और निराला की कविताएं। धन्यवाद प्रियंका, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अवधेश, आपकी रिकमेंडेशन? तो बीते दिनों एक फिल्म देखने का काम किया गया। फिल्म का नाम है चमकीला। अच्छा, पिछले हफ्ते भी रिकमेंड हुई थी वो। अच्छा, किसी ने की थी? नहीं, तुम करो। तो मुझे अच्छी लगी फिल्म, देखी जानी चाहिए। कैसे एक दलित सिंगर अपनी पहचान बनाता है और अपना जलवा कायम करता है और फिर उसको मार दिया जाता है ना। तो ये फिल्म देखी जानी चाहिए, बहुत ही शानदार फिल्म है। और एक फिल्म और है, काफ़ी समय पहले देखी थी हालांकि, और ऐसे समय पे रिकमेंड करनी ज़रूरी है। 2022 में फिल्म आई थी द डिक्टेटर। तो अच्छा, 2012 में द डिक्टेटर। उसका सीन बहुत ही बेहतरीन है। वो दौड़ लगाते हैं तो पीछे जो होते हैं उनको गोली मार देता है। तो बहुत शानदार फिल्म है, मुझे लगता है देखी जानी चाहिए। तो ये दो फिल्में मैं रिकमेंड करूंगा। हृदय की एक रिपोर्ट है, हृदय आपके चर्चा पर उन्हें सुनते भी रहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि जो न्यूज़ लॉन्ड्री की जो कवरेज है, जो इस समय ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर्स हैं और पूरा जो एनएल सैना का वो चल रहा है, मतलब बहुत ही उसको मतलब जो रिपोर्टिंग हो रही है उसको देखा जाए वीडियो को, और जो टेक्स्ट स्टोरी है उनको पढ़ा जाए। बहुत शानदार रिपोर्टिंग है, हमारे सारे रिपोर्टर्स ग्राउंड से कर रहे हैं। तो न्यूज़ लॉन्ड्री की तो सारी रिकमेंडेशन अवधेश ने दी थी, पर वो एक रिपोर्ट मैं ज़रूर दूंगा क्योंकि मुझे जानवरों से और प्रकृति से इंसानों से ज़्यादा प्यार है। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों और हाथियों का जो सामना हो रहा है उस पर देश की एक रिपोर्ट है, वो देखे। और एक गेम का रिकमेंडेशन है मेरा, स्टेलर ब्लेड। एक नया गेम आया प्ले स्टेशन पे, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कुछ खास कारणों से। अगर आप खेलेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। तो ये दो रिकमेंडेशन है, इसके साथ ही इस हफ्ते की चर्चा को समाप्त करते हैं। काजल, प्रियंका, अवधेश, आप सभी का धन्यवाद। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।